क्या संयोग है। सोंग जिंगवान ने तांग शिनरू के घृणा भरे भाव पर ध्यान नहीं दिया, वह मुस्कुराती हुई चली आई। याओ याओ, हमने काफी समय से बात नहीं की है, चलो साथ साथ चलते हैं। नहीं, ठीक है। सोंग याओ याओ ने अपनी आंखें घुमाईं और तांग शिनरू को बीच में ही टोक दिया, क्योंकि उसने चुपके से उसका हाथ दबा दिया था। तांग शिनरू ने अपने शब्द वापस निगल लिए और नाराजगी से सोंग जिंगवान को देखा। उसे उसका रूप पसंद नहीं आया। जैसे ही वे नीचे उतरे, हड्डियों को कंपा देने वाली हवा बही, जिससे सोंग याओ याओ को छींक आ गई। सोंग जिंगवान ने अपनी बाहों को रगड़ा, एक पल के लिए हिचकिचाई और अपनी जैकेट सोंग याओ याओ को सौंप दी। लो, ये पहन लो, तुम हमेशा मुझसे कमजोर रहे हो, सर्दी मत लगना। क्या तुम सच में इतनी अच्छी रहोगी? तांग शिनरू ने उसकी तरफ देखा। पहले देर से पतझड़ में क्या उसी ने याओ याओ को पूल में नहीं धकेला था? तांग शिनरू, मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच कोई मनमुटाव है। सोंग जिंगवान मुस्कुराया और उसकी तरफ देखा। क्या ये सही नहीं है? अगर मुझे ठीक से याद है तो हम एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह नहीं जानते। अगर मैंने आपको किसी भी तरह से ठेस पहुंचाई है तो कृपया मुझे माफ़ी मांगने दीजिए। उसकी कोमल सौम्य आवाज ने उसे अधिकांश लोगों का प्रिय बना दिया। दुर्भाग्यवश तांग शिनरू अल्पमत में थे। वह उपहासपूर्वक हंसी। बेशक दोनों में से किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि सोंग याओ याओ जैकेट पहनेगी, फिर भी सोंग जिंगवान ने उसे जैकेट दे दी। कम से कम ऊपरी तौर पर तो उसने काफ़ी कुछ किया था। ये सोंग याओ याओ की समस्या थी कि वह उसे स्वीकार करे या नहीं। लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ जब सोंग याओ याओ ने केवल मुस्कुराकर इसे स्वीकार करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। धन्यवाद, यह असहनीय ठंड है, मेरी बड़ी बहन बहुत अच्छी है। उसने अपनी बहन को प्यार से धन्यवाद दिया। ठंड से चक्कर खा रही सोंग जिंगवान ने गहरी सांस ली और मुस्कुराने की कोशिश की। मुझे शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं है, आखिरकार तुम मेरी बहन हो। अगर मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करूंगी तो किसके साथ करूं? उसने गर्व से कहा, जबकि सोंग याओ याओ मीठी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। जब से तांग शिनरू सोंग याओ याओ को जानती थी, उसे पता था कि उसकी प्रेशियस बेवकूफ़ और भोली नहीं है। पहले तो वह सोंग जिंगवान से काफ़ी नाराज़ हुई थी, लेकिन जब उसने उसे अच्छा व्यवहार करते और खुद को संभालते देखा तो उसे अचानक बहुत खुशी हुई। स्कूल के गेट पर पहुंचते ही तीनों लड़कियों के अपने अपने इरादे थे। जैसे ही तांग शिनरू गेट पर पहुंची, उसे जिया लाओ का फ़ोन आया। थोड़ी दूर पर एक लाल स्पोर्ट्स कार से एक हाथ बाहर निकला और उसकी ओर हाथ हिलाया। तांग शिनरू एक पल के लिए झिझकी। याओ याओ, मेरी छोटी चाची मुझे लेने आई हैं, क्या तुम अकेली ठीक हो? उसने सोंग जिंगवान की तरफ देखा। उसे डर था कि सोंग याओ याओ को धमकाया जाएगा। आगे बढ़ो, उसे इंतज़ार मत करवाओ। सोंग याओ याओ मुस्कुराए। मेरी तरफ से उसे नमस्ते कहो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने तांग शिनरू को अलविदा कहा। तांग शिनरू ने स्थिति के बारे में सोचा और महसूस किया कि चिंता की कोई बात नहीं है। सोंग याओ याओ की हिंसक प्रवृत्ति को देखते हुए, अगर सोंग जिंगवान ने उसे किसी भी तरह से अपमानित करने की हिम्मत की तो वह उसका सिर फोड़ देगी। ये सोचकर उसने भी हाथ हिलाया, जल्दी से कार की ओर दौड़ी और जिया लाओ के साथ चली गई। एक पल में केवल सोंग याओ याओ और सोंग जिंगवान ही बचे। बगल वाली दूध वाली चाय की दुकान बुरी नहीं है, चलो मैं तुम्हें कुछ खिलाता हूँ। सोंग याओ याओ ने अपनी जैकेट चीक की और मुस्कुराते हुए सोंग जिंगवान की तरफ देखा। ठीक है, मैं किसी भी काम के लिए तैयार हूँ। वह देखना चाहती थी कि इस बार सोंग जिंगवान क्या चाल चल रहा है। सोंग जिंगवान ने थोड़ा होश में आने के लिए सूंघा और दांत पीस लिए। तेज हवा उसके कानों को दुखा रही थी। इतनी ठंड थी कि उसकी सारी संवेदनाएं खत्म होने वाली थीं। जब उसने सोंग याओ याओ की प्रतिक्रिया सुनी तो उसने राहत की सांस ली और अपने कदम तेज कर दिए। इस बीच सोंग याओ याओ धीरे धीरे पीछे पीछे आ रहा था। दूध वाली चाय का ऑर्डर देने के बाद उन्हें खिड़की के पास एक सीट मिल गई। स्कूल के गेट पर भीड़ थी। बाहर सड़क पर फ्रेंच प्लेटेनस के पेड़ लगे थे। नीचे देखने पर ऐसा लग रहा था मानो बर्फ से ढके सफ़ेद रंग के पेड़ हों। गेट के बाहर सोंग याओ याओ ने मूर्ख वो निंगशी को चारों ओर देखते हुए देखा। वह आराम से दूध वाली चाय की चुस्कियां ले रही थी। मीठे स्वाद ने उसे खुशी से आंखें बंद करने पर मजबूर कर दिया। सोंग जिंगवान ने काफ़ी देर तक इंतजार किया, लेकिन उसने सोंग याओ याओ को वह कहते नहीं सुना जो वह सुनना चाहती थी। उसने अपनी हथेलियां भींच लीं और गहरी सांस ली। जैसे ही वह बोलने वाली थी, उसने देखा कि सोंग याओ याओ अपने बैग से कागज़ों का एक ढेर निकाल रही है और वह उसे धीरे धीरे पलटते हुए देख रही है। एक पल में सोंग जिंगवान की नज़र कागज़ों पर पड़ी। क्या ये राइड द विंड की स्क्रिप्ट है? सोंग याओ याओ के होंठ मुड़ गए। हाँ, कोई समस्या है क्या? उसकी आवाज़ धीमी थी और उसने अपना सिर झुकाकर सीधे सोंग जिंगवान को देखा। सोंग जिंगवान ने अपने होंठ चाटे। क्या तुम सचमुच डायरेक्टर कांग से परिचित हो? मैं ऐसा नहीं कहूँगा। सोंग याओ याओ मुस्कुराया,
लेकिन वो मुझे परेशान करता रहता है और अपनी फिल्म में काम करने के लिए कहता रहता है, जबकि मुझे अभिनय में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह धीरे धीरे बोल रही थी, लेकिन अंत में उसकी आवाज़ चुपके से ऊंची हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह सामान्य बातचीत कर रही हो। सोंग जिंगवान ने गहरी सांस ली। सोंग याओयाओ बहुत अज्ञानी था। जबकि वह आदमी किसी ऐसे व्यक्ति को चाहता था जो अभिनय न करना चाहता हो, उसने खुद को उसके लिए अनुशंसित करने की बहुत कोशिश की थी। फिर भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। यह एक मौका था। सोंग जिंगवान ने सोंग याओयाओ के हाथों में स्क्रिप्ट देखी। वह हार नहीं मान सकती थी। तो फिर आप इस स्क्रिप्ट को कैसे समझाएंगी? क्या आप अभिनय के लिए राजी हो गई हैं? क्या उसने कहा नहीं था कि वह ये काम नहीं करना चाहती? फिर उसके पास स्क्रिप्ट क्यों थी? सोंग जिंगवान ने अपनी ईर्ष्या को रोकने की पूरी कोशिश की और उससे धीरे से सवाल किया। यह। सोंग याओयाओ ने स्क्रिप्ट उठाए और उसे लहराया। जैसे ही उसने सोंग जिंगवान की नज़र उस पर पड़ी, वह अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उफ़, क्या तुम इसमें अभिनय करना चाहोगी? वह मेज पर झुक गई और सोंग जिंगवान की आंखों में देखने लगी। उसकी आंखें इतनी साफ थीं कि सोंग जिंगवान को चिंता होने लगी कि उसकी मंशा उसकी निगाहों में झलक जाएगी। उसने नज़रें फेर लीं और अपने बाल ठीक किए। दरअसल मुझे तो ये बस दिलचस्प लगता है। अच्छा ऐसा है। सोंग याओयाओ ने स्क्रिप्ट पलट दी। ये तो शर्म की बात है। मैं तो तुम्हें इसमें अभिनय करने के लिए कहने वाली थी, उसने नाक सिकोड़ते हुए कहा। अंकल कांग ने मुझे अपनी स्क्रिप्ट संपादित करने में मदद करने के लिए कहा था और दूसरी महिला का किरदार नहीं भरा गया है। हालांकि वो वाकई चाहते हैं कि मैं अभिनय करूं, मुझे बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। हम जुड़वा हैं, हम में ज़रूर कुछ समानताएं होंगी। उसने सोंग जिंगवान की असहजता पर ध्यान दिए बिना सहजता से बात की। सोंग जिंगवान ने पहले भी खुद को अनुशंसित करने की कोशिश की थी, लेकिन उनका चयन नहीं हुआ था। सोंग याओयाओ की उदासीनता उसके लिए आंखों में खटक रही थी। हालांकि जब उसने स्क्रिप्ट देखी तो उसने अपना गुस्सा दबा लिया। उसकी मुस्कान रूखी थी। क्या सच में ऐसा है? उसके होंठों के कोने फड़क गए। उसे सोंग याओयाओ की एक भी बात पर यकीन नहीं हुआ। अगर वह यह मौका छोड़ भी देती तो भी वह उसे कभी नहीं देती। हाँ, लेकिन अगर तुम सच में अभिनय करना चाहती हो तो मैं अंकल कांग से तुम्हारी सिफारिश कर सकती हूँ। सोंग याओयाओ ने मुस्कुराते हुए स्क्रिप्ट को अपने बैग में वापस रखा और अपनी दूध वाली चाय का आखिरी घूंट खत्म किया। जब उसने देखा कि वह जाने की योजना बना रही है तो सोंग जिंगवान ने अपना अहंकार निगल लिया। हाँ, प्लीज़, अगर मेरा चयन हो गया तो मैं बहुत आभारी रहूंगी। मुझे शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सोंग याओयाओ ने अपनी उंगलियां रगड़ी और उसकी आंखें चमक उठीं। मुझे ज़्यादा व्यावहारिक चीज़ें पसंद हैं। उदाहरण के लिए पैसा। सोंग जिंगवान अविश्वास से अपनी आंखें चौड़ी किए बिना नहीं रह सकी। क्या मैंने तुम्हें पिछली बार 300,000 नहीं दिए थे? सोंग याओयाओ, क्या तुम्हें इतना लालच है? अरे, क्या 3 लाख जेब खर्च के लिए नहीं थे? इसका इससे क्या लेना देना? सोंग जिंगवान ने अपने होंठ काटे। पिछली बार मैंने तुम्हें जो दिया था वह मेरी आधे साल की बचत थी। वैसे ये कहना मुश्किल है कि मेरा चयन होगा या नहीं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अभी पैसे मांगना ठीक नहीं है? मेरे ख्याल से। सोंग याओयाओ ने सिर हिलाया और अपना बैग लेकर बाहर जाने लगी। अगर तुम इसे मुझे देने का साहस नहीं कर सकती तो भूल जाओ। मुझे सोचने दो, मैं उस रोल के लिए किसे सिफारिश करूं? उसने सोचते हुए सिर हिलाया। क्या उसे ये किसी और को दे देना चाहिए? सोंग जिंगवान खड़ी हो गई और दांत पीसने लगी। ठीक है, मैं तुम्हें दे दूंगा। उसका दिल दुख रहा था। हालांकि उसका परिवार गरीब नहीं था, फिर भी जब वह स्कूल में थी तब उन्होंने उसे एक मुश्त लाखों की पॉकेट मनी नहीं दी थी। खासकर इसलिए क्योंकि उसके कपड़े और सामान आमतौर पर जो मानली खरीदती थी और उसके पास पैसे खर्च करने के लिए कोई जगह नहीं थी। सोंग याओयाओ अच्छा कर रही थी। 2 किश्तों में उसने सोंग जिंगवान की लगभग सारी पॉकेट मनी और जन्मदिन की रकम भी ले ली थी। 1 मिनट बाद सोंग याओयाओ ने खुशी से देखा कि उसके खाते में 200,000 और आ गए। उसने सोंग जिंगवान की जैकेट उसे लौटा दी और अत्यंत कोमल स्वर में कहा, ठीक है, मैं अंकल कांग से तुम्हारी सिफारिश करूंगी और उनसे कहूंगी कि वे तुम्हें कलाकारों में शामिल होने दें। यही तो ठीक है। सोंग जिंगवान ने अपनी जैकेट स्वीकार कर ली, लेकिन उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। फिर भी जब उसने सोचा तो उसे समझ नहीं आया कि क्या गड़बड़ है। उस समय भी उसे उम्मीद थी कि उसका चयन हो जाएगा, लेकिन अगर सोंग याओयाओ उसे धोखा दे रही थी तो वह उसे अपनी पूंछ पैरों के बीच दबाकर भागने पर मजबूर कर देगी। हो निंगशी ठंड में बाहर काफी देर तक खड़ी रही। फिर उसने मुड़कर देखा तो सोंग याओयाओ दूध वाली चाय की दुकान से बाहर आ रही थी। उसके चेहरे पर तुरंत उदासी छा गई। वह आगे बढ़ा और सोंग याओयाओ को पकड़ लिया। वह थोड़ा लड़खड़ा गई। हु निंगशी, तुम क्या कर रही हो? हु निंगशी को दूर धकेलते हुए वह लगभग सिर के बल गिर पड़ी। जब मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी तब तुम दूध वाली चाय की दुकान पर चले गए।
असल बात यह थी कि उसने उसके लिए एक कप चाय नहीं खरीदी। क्या वह भूल गई थी कि वह किसके घर में रह रही है? क्या तुमने मुझे यहाँ इंतजार करते नहीं देखा? हाँ, सोंग याओयाओ ने अपना बैग ठीक करते हुए उदासीनता से उत्तर दिया। अगर तुमने मुझे देखा था तो कुछ क्यों नहीं कहा? हो निंगशी ने उस बदमाश को पीट पीट कर मार डालने के लिए हाथ उठाया। मुझे ठंड में ठिठुरते देखकर तुम्हें जरूर खुशी हो रही होगी। सोंग याओयाओ को शुरू में कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब उसने हो निंगशी को अपनी नाक पोंछते और गुस्से में पैर पटकते देखा तो वह किसी तरह उत्तेजित हो गई और अचानक हंस पड़ी। तो फिर आगे बढ़ो और मुझे मारो, देखते हैं बाद में तुम गेगे को कैसे समझाते हो। वह हंसते हुए अपना पेट पकड़े और कमर झुकाए खड़ी थी। उसकी बादाम जैसी आंखें दो अर्धचंद्राकार चांद की तरह खूबसूरती से मुड़ी हुई थीं। हो निंगशी ने दांत पीसकर अपना हाथ पीछे खींच लिया। तुम बस इंतजार करो, मैं एक दिन तुमसे निपट लूंगा। सोंग याओयाओ ने उस पर मुंह बनाया। निंगशी, तुम अभी भी यहाँ हो? सोंग जिंगवान, जो पूरे 2 मिनट से उपेक्षित थी, अपना धैर्य खो बैठी और हो निंगशी का अभिवादन करने का फैसला किया। हो निंगशी ने जब अपना सिर घुमाया और उसे देखा तो उसकी भौहें तन गईं। ओह, तुम भी यहाँ? तुम्हारा ड्राइवर नहीं आया? सोंग जिंगवान की आवाज़ में गुस्सा झलक रहा था। मैं पूरे समय यहीं खड़ा रहा हूँ। क्या उसने उसे वहाँ खड़ा नहीं देखा? उसकी आंखें लाल हो गईं और वह अपने पैर पटकने लगी, मानो वह प्रेमिका हो जिसे उसके प्रेमी ने उपेक्षित कर दिया हो। आहम, हो निंगशी ने अपनी नाक पोंछी। माफ़ करना, मैंने ध्यान नहीं दिया। उसकी खोखली आवाज़ धीरे धीरे आगे बढ़ी और उसने सोंग याओयाओ का कॉलर पकड़ लिया। चलो चलें, तुम्हें जल्दी घर जाना चाहिए। जाते हुए उसने बिना पीछे देखे हाथ हिलाया। हो निंगशी, अगर तुम इसी तरह व्यवहार करते रहे तो मैं तुम्हें पीटूंगी, लड़की ने धमकी दी। हाँ छोटू, जब तुम बड़े हो जाओ तो मुझसे फिर बात करना। आउच! इसके साथ ही सोंग याओयाओ ने अपना पैर उठाया और उसकी ओर एक लात मारी, जिससे उसे इतना दर्द हुआ कि उसे तुरंत उसे छोड़ना पड़ा। उसने दांत पीसते हुए शिकायत की, सोंग याओयाओ, क्या तुम हिंसा से ग्रस्त हो? अगर तुम किसी को नहीं मारोगे तो क्या तुम मर जाओगे? तुमने इसके लिए कहा था। सोंग याओयाओ ने अपनी आंखें घुमाईं। निंगशी, सोंग जिंगवान ने अपने होंठ काटे और हो निंगशी के पास दौड़ी। क्या तुम ठीक हो, याओयाओ? क्या तुम इतना हिंसक होना बंद कर सकती हो? यह मत भूलना कि तुम इस समय उसके घर पर रह रही हो। ये ठीक नहीं है। उसने असहमति में डांटा। ये सही है। हो निंगशी ने सिर हिलाया। अपनी बहन से सीखो। तुम मेरा खाना खा रही हो और मेरे घर में रह रही हो। तुम मेरे साथ इतनी हिंसक कैसे हो सकती हो? क्या तुम्हें लगता है कि यह सही है? नहीं। सोंग याओयाओ ने अपने हाथ जेबों में डाले और भौहें सिकोड़ लीं। फिर उसने एक हाथ बाहर निकाला। क्या सच में दर्द हो रहा है? तो फिर मैं तुम्हें मारने क्यों नहीं देती? उसकी आंखें चमक रही थीं और वह अपने शिशु जैसी चर्बी के साथ पकौड़ी जैसी दिख रही थी। उसने पहले उसे मारा था, फिर भी वह बहुत दुखी दिख रही थी। उफ़, कैसा सफ़ेद कमल एक है। सोंग जिंगवान की आंखों में उपहास की लहर दौड़ गई। सोंग याओयाओ, तुम भी इतनी महान नहीं हो। उसने धीरे से हो निंगशी की आस्तीन खींची। निंगशी, तुम इसे जाने क्यों नहीं देती? मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगूंगी। हो निंगशी ने निगल लिया और लड़की के नाजुक हाथ को देखा। वह गरजा, उसकी तरफ से माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बहुत घमंडी है, शायद अभी नाटक कर रही है। सोंग याओयाओ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें पलटकर मारने से डरता हूँ? तो फिर मुझे भी मारो। सोंग याओयाओ ने अपने होंठ फुलाए और अपने हाथ सामने रख लिए। उसकी बादाम जैसी आंखें फड़फड़ा उठीं जब हो निंगशी ने अपना हाथ उठाया और बेरहमी से उसकी ओर बढ़ाया। सोंग याओयाओ ने अपनी गर्दन पीछे कर ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। सोंग जिंगवान अपनी मुस्कान बड़ी मुश्किल से छिपा पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि सोंग याओयाओ चाहे कितना भी बदल जाए, वह वो निंगशी का स्नेह नहीं पा सकेगी। तुम चिल्ला क्यों रही हो? मेरे वार से तो आवाज़ भी नहीं आई। हो निंगशी ने आंखें घुमाईं। वह बहुत ही खतरनाक लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी मुक्का नीचे गिरी, वह बस उसके हाथ से हल्के से छू गई। उसे जरा भी चोट नहीं लगी। सोंग जिंगवान की मुस्कान गायब हो गई। सोंग याओयाओ ने अपने हाथों को अपनी कमीज पर रगड़ा और उन्हें वापस अपनी जेबों में डाल लिया। अगर मुझे ये डर न होता कि तुम मेरी मुखबिरी कर दोगे तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से कभी नहीं छोड़ता। हो निंगशी ने अपने कार्यों के लिए बहाना ढूंढते हुए बड़बड़ाया। वह उसे यह नहीं बता सका कि उसका दिल उस समय पिघल गया जब उसने आमतौर पर घमंडी लड़की को डर के मारे सिमटते देखा। फिर भी, हालांकि उनका रिश्ता स्पष्ट रूप से शत्रुतापूर्ण था, सोंग जिंगवान को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे किनारे पर छोड़ दिया गया हो। इससे वह असहज, भ्रमित और निराश हो गई। निंगशी, मेरी माँ ने कहा कि उन्होंने तुम्हें काफ़ी समय से नहीं देखा है और उन्हें तुम्हारी बहुत याद आ रही है। कल शनिवार है, क्या तुम मेरे घर खाना खाओगी? अब जब वह आखिरकार हो निंगशी से बात कर रही थी तो वह उसे इतनी जल्दी जाने नहीं देना चाहती थी। उसने हो निंगशी की आस्तीन हिलाए और शरारत से बड़बड़ाए।
हु निंगशी ने अपने होंठ भींच लिए। पिछली बार जो मानली ने उसके घर पर जो व्यवहार किया था और सोंग याओयाओ ने जो शब्द कहे थे, उन्हें याद करके उसका दिल थोड़ा उलझन में पड़ गया। वह समझ गया कि इसका सोंग जिंगवान से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वह अपने मन को भटकने से नहीं रोक सका। अगर सोंग जिंगवान को चुनना पड़े तो क्या वह उसके छोटे चाचा को चुनेगी या उसे? सोंग याओयाओ को इन दोनों के रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह हवा से बचने के लिए पास के बस अड्डे की ओर भागी। साथ ही उसने घर पर फोन भी किया। नमस्ते हु मनो, चाचा झांग, मैं हूँ। सोंग याओयाओ ने अंकल झांग की आवाज़ झट से पहचान ली। क्या गेगे घर पर है? उसने प्यार से पूछा। ओह, मैं मिस सोंग हूँ। आपने अभी अभी स्कूल खत्म किया होगा। मास्टर जी अभी अभी काम से लौटे हैं। क्या आप उनसे बात करना चाहेंगी? अंकल झांग ने हुओ युंके की ओर देखा जो अभी अभी अंदर आया था। उस आदमी ने अपना चश्मा उतारा और पास आया। भौहें सिकोड़ते हुए उसने अंकल झांग के हाथ से फ़ोन ले लिया। बोलना। फ़ोन पर उस आदमी की धीमी और आकर्षक आवाज़ विशेष रूप से सेक्सी लग रही थी। गेगे, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, सोंग याओयाओ ने मीठी आवाज़ में कहा। हुओ युंके का हाथ रुक गया। ज़रूर कुछ गड़बड़ थी। उसने आंखें सिकोड़ लीं। सोंग याओयाओ, बेहतर होगा कि तुम मुझे यह न बताओ कि तुमने फिर से मुसीबत खड़ी कर दी है। उसने नज़रें नीची करके घड़ी देखी। लगभग शाम के 6 बज रहे थे। वह अभी तक घर क्यों नहीं आई? क्या वह बगावत कर रही थी? मैंने नहीं किया, सोंग याओयाओ ने दुखी होकर कहा। सोंग याओयाओ, 1 मिनट और। सोंग याओयाओ ने अपना सिर खुजलाया। उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने महसूस किया कि उस आदमी की आवाज़ और भी ठंडी होती जा रही थी। शाम के 6 बज रहे हैं। हुओ युंके ने शांति से मेज़ पर थपथपाया। तुम क्या कहना चाहते हो? गेगे, क्या तुम दुखी हो? सोंग याओयाओ समझ गई कि वह आदमी नाराज़ है, लेकिन आज वह अच्छी थी, उसने कुछ भी गलत नहीं किया था। गेगे, क्या मैं आज रात बाद में घर आ सकती हूँ? उसने सावधानी से पूछा। बाद में घर आना? हुओ निंगशी ने जब ये सुना तो वह तुरंत उछल पड़ा और बोला, छोटे चाचा, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। वह बदमाश किसी पागल आदमी के साथ डेट पर जा रहा है, तो जल्दी ही उससे छुटकारा पाओ। गेगे, हुओ निंगशी की बात मत सुनो। सोंग याओयाओ ने उसे धमकी भरी दृष्टि से देखा। जरा रुको। वह उसे लाइफटाइम बीटिंग पैकेज देने वाली थी। दुखी होकर उसने कहा, शुरू से ही मेरे दिल में सिर्फ गेगे ही रहा है। हुओ निंगशी को बस इस बात से जलन हो रही है कि मैंने गेगे का प्यार चुरा लिया है, इसलिए वो जानबूझकर मुझे बदनाम कर रहा है। गेगे, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है, उसने पहले भी मुझे मारने की कोशिश की थी। हो। झूठ बोलने के बाद सोंग याओयाओ ने अपना मुंह खोला और रोने लगी। हालांकि ये सिर्फ मगरमच्छ के आंसू थे। सोंग जिंगवान ये सुनकर अचंभित रह गया। असली चोर तो पीड़ित होने का नाटक कर रहा था। दुनिया को क्या हो गया था? सबसे बुरी बात तो ये थी कि उसकी एक्टिंग बहुत घटिया थी। क्या हो सकता है कि मिस्टर हु को ये पसंद आया हो? उनकी पसंद बहुत अनोखी थी। भाड़ में जाओ, छोटे चाचा, उसकी बात मत सुनो। उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं हो रहा। सोंग याओयाओ के होंठ खुल गए और उसने हल्की सी मुस्कान प्रकट की। तो क्या आपको मुझ पर दोषारोपण करने की अनुमति है, लेकिन मुझे आपकी चुगली करने की अनुमति नहीं है। रोना बंद करो। हालांकि वह जानता था कि उसका रोना आधा बनावटी था, हुओ युंके ये सुन नहीं सका। अपना फ़ोन हुओ निंगशी को दे दो, उसने ठंडे स्वर में कहा। यहाँ सोंग याओयाओ की आंखें गहरी हो गईं जब उसने अपना फ़ोन हुओ निंगशी को दिया। गेगे तुमसे बात करना चाहती है। मैं? भाड़ में जाओ। हुओ निंगशी ने अपने दांत पीसते हुए फ़ोन स्वीकार कर लिया, जबकि सोंग जिंगवान उलझन में सोंग याओयाओ की आत्मसंतुष्टि को देख रहा था। उसके दिल में मिस्टर हुओ बहुत ऊंचे और ताकतवर थे। वह सोंग याओयाओ के कुछ शब्दों के लिए हुओ निंगशी को कभी दोष नहीं देंगे, है ना? आखिरकार हुओ निंगजी सोंग याओयाओ से अधिक पारिवारिक थी, लेकिन वास्तविकता ने साबित कर दिया कि सोंग जिंगवान के विचार गलत थे। छोटे चाचा, हुओ निंगशी रोना चाहती थी, मैंने उसे सचमुच नहीं मारा। वह झूठी है। देखो, सोंग याओयाओ उसके पास खड़ी होकर आग में घी डालने लगी। देखो, जब तुम आसपास नहीं होते तो वो मुझे कैसे धमकाता है। पहले तो वो मेरे साथ मारपीट भी कर रहा था। अब तो हद हो गई। हुओ निंगजी। हुओ युंके की आवाज़ सुनकर हुओ निंगशी के घुटने कमजोर हो गए। वह रोना चाहता था पर आंसू नहीं निकल रहे थे। छोटे चाचा, मेरा विश्वास करो। हाँ, मुझे तुम पर विश्वास है। हुओ निंगशी ने राहत की सांस ली और सोंग जिंगवान मुस्कुराया। देखो, श्री हुओ के दिल में उनका भतीजा स्पष्ट रूप से अधिक महत्वपूर्ण था। लेकिन अब से लेकर अगले साल तक आपको अपना भत्ता स्वयं अर्जित करना होगा। हुओ निंगजी। छोटे चाचा, क्या आपने नहीं कहा था कि आप मुझ पर विश्वास करते हैं? अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो मुझे भत्ता क्यों नहीं दे रहे हैं? सोंग याओयाओ इतनी खुश थी कि उसने अपनी हिलती हुई लोमड़ी की पूंछ लगभग दिखा दी।
हुओ युंके ने अपनी बाहें उठाईं। क्या कुछ गड़बड़ है? क्या ये गलत नहीं था? क्या इसका मतलब ये था कि वह सचमुच उस पर विश्वास करता था? हुओ निंगशी ने दांत पीसते हुए सोंग याओयाओ को फ़ोन लौटा दिया। वह अवाक रह गया। तुम तो वाकई बहुत निर्दयी हो। अपने भविष्य की खुशी के लिए न केवल उसे सोंग याओयाओ से दूरी बनानी थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि उसे उसके झूठ से भी सावधान रहना था। वह न सिर्फ झूठ बोलती थी, बल्कि झूठ बोलने में भी बहुत बुरी थी। फिर भी वह झूठ बोलने की हिम्मत रखती थी और वह आदमी उस पर यकीन करने की हिम्मत रखता था। खाद्य श्रृंखला में सबसे निचले पायदान पर रहने के कारण उसके पास सहन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जब तक कि वह जीने से ऊब न जाए। हेलो गेगे, सोंग याओयाओ की आवाज़ कुछ मधुर हो गई। मुझे न्याय दिलाने के लिए शुक्रिया गेगे। वैसे गेगे, सोंग वेंचुवान मुझे डिनर पर ले जाना चाहता है, इसलिए मैं थोड़ी देर बाद घर आ जाऊंगा, फिर मिलते हैं। गीत वेंचुवान। हु यूके ने निगल लिया। गीत याओयाओ। ओह, सोंग याओयाओ की आंखें घूम गईं। जैसे ही वह अलविदा कहने वाली थी, उसने उस आदमी को धीरे से पुकारते सुना। मैं यहाँ हूँ। क्या कुछ और है गेगे? झूठ बोलना बच्चों की बुरी आदत है। सोंग याओयाओ एकदम से डर गई। वह शर्मा गई और कमजोरी से बोली, तुम्हें पता है मैं झूठ बोल रही थी। तो फिर उसने हुओ निंगशी का भत्ता क्यों रद्द कर दिया? आदमी की गहरी आवाज़ सुनाई दी, लेकिन उसने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। जल्दी घर आओ और सुरक्षित रहो। सोंग याओयाओ ने अपराध बोध से अपनी जीभ बाहर निकाली। फिर मिलते हैं गेगे। फोन कटने के बाद हुओ निंगशी गुस्से से उबल रही थी। उसने सोंग याओयाओ को घूरते हुए पूछा, सोंग याओयाओ, क्या मुझे तुम्हारी बातों को सच में बदलना चाहिए और तुम्हारे आरोप को स्वीकार कर लेना चाहिए? अन्यथा बिना किसी कारण के उसका भत्ता रद्द कर दिया जाएगा। सबसे बुरी बात यह थी कि उसके छोटे चाचा को वास्तव में पता था कि सोंग याओयाओ झूठ बोल रहा था। सोंग जिंगवान सोंग याओयाओ को पिटते हुए देखने के लिए बेताब थी, लेकिन जब उसने सोचा कि मिस्टर हुओ ने उसकी कितनी रक्षा की है, तो उसे थोड़ा डर लगा। उसने जल्दी से हुओ निंगशी को पकड़ा और उसे समझाया, निंगशी, भूल जाओ, याओयाओ अभी छोटी है और उसे बहुत सी बातें समझ नहीं आती। क्या ही दुर्लभ दृश्य था। सोंग जिंगवान वास्तव में उसके लिए बोल रहा था। सोंग याओयाओ ने आंखें घुमाकर उसे प्यार से धन्यवाद दिया। शुक्रिया बहन, तुम मेरे लिए बहुत अच्छी हो। गीत जिंगवान। नहीं, मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। जिंगवान, मुझे छोड़ दो। हुओ निंगशी ने सोंग जिंगवान को दूर धकेल दिया, क्योंकि उसकी आंखें जल उठीं। सोंग याओयाओ ने शांति से अपने हाथ जेब में रखे। जैसे ही हुओ निंगशी उसके पास पहुंचा और अपना हाथ उठाया, एक जोरदार चेतावनी सुनाई दी। अरे बदमाश, देखते हैं तू उस पर उंगली उठाता है या नहीं। सोंग वेंचुवान अपनी कार से बाहर निकला, जोर से दरवाजा बंद किया और तेजी से आगे बढ़ा। उसने सोंग याओयाओ को अपने पीछे खींच लिया और हुओ निंगशी को घूरने लगा। वह आदमी हुओ निंगशी के सामने खड़ा था। हालांकि उनकी ऊंचाई लगभग एक जैसी थी, लेकिन उसका शरीर बहुत अलग था। याओयाओ, क्या ये बदमाश तुम्हें धमका रहा था? सोंग वेंचुवान को हमेशा से पता था कि हुओ निंगशी सोंग याओयाओ को पसंद नहीं करती, लेकिन वो क्या कर सकता था? वो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी दोनों बहनें उसके प्रति समर्पित थीं। लेकिन जैसे ही उसने अपनी कार रोकी, उसे ये दृश्य दिखाई दिया। यदि वह व्यक्ति बाहर उसके साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है, तो घर पर उसने उसे कितनी बुरी तरह परेशान किया होगा। नहीं, वो नहीं था। सोंग याओयाओ मुस्कुराया। वो बस दिखावा कर रहा है। वो मुझे कभी सच में नहीं मारेगा। क्या वह ये नहीं देख सकता था कि वह बिना हिले डुले बस वहीं खड़ी थी? किसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा? हुओ निंगशी ने नाक रगड़ते हुए ठंडे स्वर में कहा। सोंग वेंचुवान, जल्दी करो और उसे अपने साथ घर ले जाओ। मेरे छोटे चाचा उसके साथ इतना समय बिता रहे हैं कि मैं उन्हें पहचान ही नहीं पा रहा हूँ। वास्तव में वह हास्यास्पद रूप से पक्षपाती होता जा रहा था। हुओ निंगशी के अप्रिय स्वर ने सोंग वेंचुवान को असहज कर दिया, हालांकि उसने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। वह मुस्कुराया और पूछा, क्या तुम्हारे छोटे चाचा भी यही चाहते हैं? हुओ निंगशी आश्चर्यचकित रह गया। अगर तुम्हारे छोटे चाचा को भी लगता है कि हमारी याओयाओ एक उपद्रवी है, तो मैं तुम्हारे उसे बाहर निकालने का इंतजार नहीं करूंगा। मैं उसे घसीटकर घर ले जाऊंगा, भले ही मुझे पहले उसे बांधना पड़े। निंगशी, मैं तुम्हारे साथ सौतेले भाई जैसा व्यवहार करता हूँ, लेकिन याद रखना कि भले ही याओयाओ को घर पर कोई खास सम्मान नहीं मिलता, फिर भी हम उसका परिवार हैं और वह मेरी बहन है। वह कोई लाचार बच्ची नहीं है जिसे तुम दिन भर बेइज्जत करो। और हाँ, वह तुमसे चिपकी तो नहीं है ना? हुओ निंगशी अवाक रह गई। मैं नहीं। क्या उसे सचमुच सोंग याओयाओ पसंद नहीं था? सोंग याओयाओ ने सोंग वेंचुवान की आस्तीन खींची। क्या हम खाना नहीं खा रहे? चलो, बाहर बहुत ठंड है। क्या तुम्हें यकीन है कि उसने तुम्हें धमकाया नहीं? सोंग वेंचुवान ने गंभीरता से पूछा। भाई, निंगशी एक लड़की को कैसे धमका सकती है? वो लोग बहुत अनुशासित हैं, सोंग जिंगवान ने जल्दी से समझाया जब उसने सुना कि कोई गलतफहमी हुई है।
मैं ये तुमसे नहीं सुनना चाहता, मैं ये सोंग याओयाओ से सुनना चाहता हूँ, उसने सोंग जिंगवान की ओर उदासीनता से देखते हुए कहा। वह इस बहन के व्यक्तित्व से अच्छी तरह वाकिफ था। याओयाओ, तुम ही बताओ। हु निंगशी और सोंग जिंगवान की नज़र तुरंत सोंग याओयाओ पर पड़ी। सोंग जिंगवान ऐसा लग रहा था जैसे अगर उसने हुओ निंगशी पर बदनामी करने की हिम्मत की तो वह उसे फाड़ डालने के लिए तैयार थी। सोंग याओयाओ ने पलकें झपकाईं। नहीं, मैंने ही उसे मारा था, वह पूरे आत्मविश्वास से बोली। गीत वेंचुवान। हुओ निंगशी ने राहत की सांस ली। देखो, उसने मान लिया है। सोंग वेंचुवान ने गला साफ किया। फिर तुमने उसे क्यों मारा? अभी तो कुछ ही दिन हुए थे। उसकी याओयाओ इतनी उग्र कैसे हो गई? उसने इसके लिए कहा था। सोंग याओयाओ ने अपना बैग उठाया और सोंग वेंचुवान की कार की ओर चल पड़ी। जैसा कि कहा जाता है, जो व्यक्ति पहले उकसाता है वह अपने कार्यों के परिणामों का हकदार होता है। क्या उसे किसी अन्य कारण की आवश्यकता थी? तुम ही ज्यादा पिटाई के हकदार हो। हुओ निंगशी ने आंखें घुमाईं। मैं तुमसे बात भी नहीं कर सकती। जब सोंग वेंचुवान ने यह सुना तो उसने अपनी हंसी रोक ली। निंगशी, क्या तुम्हें पता है कि तुम अभी कैसी दिख रही हो? सोंग वेंचुवान, एक प्राथमिक विद्यालय के छात्र की तरह जो अपनी पसंद की लड़की को धमकाता है। ये कहने के बाद उसने सोंग जिंगवान की ओर देखा जो कुछ सोच रहा था और पूछा, जिंगवान, मैं याओयाओ को रात के खाने पर ले जा रहा हूँ। क्या तुम आना चाहोगे? सोंग जिंगवान ने अपने होंठ भींचे और दुखी भाव से कहा, हाँ बिल्कुल मैं जाऊंगी। उसे समझ नहीं आया, सोंग याओयाओ पहले ही उनका घर छोड़ चुकी थी, लेकिन फिर भी वह उन्हें क्यों सता रही थी। जब तीनों चले गए तो हुओ निंगशी पीछे रह गई। उसने झुंझलाहट में अपने बाल पकड़ लिए और उपहास किया। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं उसे पसंद करूं, वह बुदबुदाया। ये शुद्ध घृणा थी। ऐसा लग रहा था कि वह सोंग वेंचुवान को जवाब दे रहा था, लेकिन साथ ही वह खुद को सांत्वना भी दे रहा था। रात्रि भोजन के मेनू में जापानी भोजन शामिल था। सोंग याओयाओ ने खुशी खुशी खाना खाया। खाना खत्म होने के बाद जब वे छोटी लकड़ी की दुकान से बाहर निकले तो शहर की रोशनियां जगमगा उठीं। ठंड से बचने के लिए उसने अपनी गर्दन पीछे कर ली और उसकी आंखें चमक उठीं। इतनी देर तक बाहर रहना उसके लिए दुर्लभ था। किसे पता था कि रात में सड़कें इतनी गुलजार होती हैं। हर जगह पैदल यात्री थे और उनके सामने वाले चौक पर एक बबल मशीन थी जो चौक को बुलबुलों से भर रही थी। वह उत्साह से दौड़ी और उनमें से एक को फोड़ने के लिए ऊपर कूद पड़ी। उसके चेहरे पर पानी के छींटे पड़ रहे थे और उसकी आंखें झुकी हुई थीं। जापानी रेस्टोरेंट में खाने से उसके गाल गुलाबी हो गए थे। क्या तुम खुश हो? अपनी बांह से कोट लटकाए और जेबों में हाथ डाले सोंग वेंचुवान मुस्कुराया और सोंग याओयाओ के पीछे चला गया। उसने उसका ये जीवंत रूप पहले कभी नहीं देखा था। पहले वह हमेशा से ही डरपोक और कम आत्मसम्मान वाली रही थी। यहाँ तक कि जब वह कभी कभार उससे बात करता था तो वह डर के मारे शर्मा जाती थी। यहाँ कितनी चहल पहल है। सोंग याओयाओ बिना किसी शर्मिंदगी के अपनी खुशी जाहिर करते हुए चौक में उछल कूद कर रही थी। उसके बगल में एक लड़की चमकते हुए हेडबैंड की एक छोटी सी टोकरी पकड़े खड़ी थी। वहां शैतान के सींग, तारे आदि थे। सोंग याओयाओ झुक गई और हिली नहीं। उसने अपना सिर घुमाया और हेडबैंड की ओर इशारा किया। उसके प्यारे भाव देखकर सोंग वेंचुवान ने भौहें चढ़ाईं और शरारत से हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें ये चाहिए? मुझे बड़ा भाई कहो, मैं इसे तुम्हारे लिए खरीद दूंगा। सोंग याओयाओ ने आंखें घुमाईं और अपना फ़ोन निकाला। मैं इसे खुद खरीद सकती हूँ, मेरे पास पैसे हैं। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा तो वह उसे इतने पैसे ट्रांसफ़र ही नहीं करता। देखो, अब वह कितनी घमंडी हो रही थी। कितना है? मुझे 2 चाहिए। सोंग वेंचुवान सोंग याओयाओ के पास झुक गया, अपना बटुआ निकाला और कुछ अतिरिक्त मुद्राएं उसे दे दीं। जिंगवान, तुम भी एक चुन सकते हो। उनके आसपास लड़कियां ये हेडबैंड पहने हुए थीं, लेकिन सोंग जिंगवान की नज़र में ये बेतुके और बेवकूफ़ लग रहे थे। उसकी आंखों में घृणा झलक रही थी। फिर भी वह आज्ञाकारी भाव से उनके पास गई और लापरवाही से एक चुन लिया। शुक्रिया बड़े भाई, उसने प्यार से कहा। सोंग वेंचुवान की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। मेरे साथ विनम्र होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ और चाहिए तो मुझे बता दीजिए। ज़रूरत नहीं है। सोंग जिंगवान ने हेडबैंड पकड़े हुए एक संकोची मुस्कान दी। मुझे बस यही चाहिए। सोंग याओयाओ ने उसकी बात अनसुनी कर दी। टोकरी में से कुछ निकालकर उसने उन्हें पहनने की कोशिश की। सोंग जिंगवान ने अधीरता से अपनी भौहें उठाईं। क्या उसका काम पूरा हो गया? सोंग याओयाओ, तुम्हें कौन सा चाहिए? सोंग वेंचुवान लाचार था। अगर तुमने इन्हें तोड़ा तो तुम्हें विक्रेता को मुआवजा देना होगा। मैं इसके लिए पैसे नहीं दूंगा। ये ठीक है। हेडबैंड बेच रही लड़की मुस्कुराई और सोंग याओयाओ की तरफ देखा। ये छोटी सी लड़की बहुत प्यारी है, ये वाकई मुझे और ज़्यादा बिजनेस दिलाने में मदद कर रही है। देखो, उसने सोंग वेंचुवान को इधर उधर देखने का इशारा किया। तभी उसे पता चला कि वे लोगों से घिरे हुए हैं।
क्या ये तुम्हारी बहन है? कितनी प्यारी है, लड़की ने ईर्ष्या से कहा। किसी कारणवश सोंग वेंचुवान को इससे बहुत गर्व हुआ। उसने गला साफ किया, हाँ, पर वो इतनी प्यारी नहीं है। वह बस औसत थी। क्या यह अच्छा लग रहा है? कुछ समय तक विचार करने के बाद सोंग याओयाओ ने अंततः एक शैतान हेडबैंड का चयन किया। दोनों शैतानी सींगों में लाल चमक थी। जैसे ही उसने सींग पहने, उसने खुशी से अपना सिर इधर उधर हिलाया और सोंग वेंचुवान की राय पूछी। प्यारा, बेहद प्यारा। ओह, मैं उसे अपने साथ घर ले जाना चाहता हूँ। मम्मी, मुझे एक परी मिल गई है, लेकिन उसके पास शैतानी सींग हैं। छी, ये तुम्हारा कोई काम नहीं है। अधिक से अधिक लोग इकट्ठा हो गए और सोंग याओयाओ को ऐसे देखने लगे जैसे वह कोई दुर्लभ जानवर हो। सोंग वेंचुवान ने अपनी नाक रगड़ी। लड़की के बाल एकदम काले थे और उसकी आंखें साफ थीं। उसके खूबसूरत चेहरे पर अभी भी थोड़ी सी चर्बी थी और जब वह मुस्कुराती थी तो उसके गालों के गड्ढे उसे बेहद प्यारा बना देते थे। वह स्वाभाविक रूप से सुंदर थी। आह, मैं उसके साथ एक फ़ोटो लेना चाहता हूँ। क्या वह कोई सेलिब्रिटी है? वह बहुत खूबसूरत है। पतिदेव, मुझे भी एक चाहिए। यह उस पर बहुत अच्छा लग रहा है। सोंग जिंगवान ने अपना हेडबैंड पकड़े रखा जब भीड़ ने उसे किनारे धकेल दिया। उसने ऊपर देखा। सोंग याओयाओ के आसपास ज्यादातर लड़कियां थीं। वे अपनी चमकती निगाहों से उसकी ओर देखते रहे, मानो उनकी आंखों में दिल उभर आए हों। ये ठीक है। सोंग वेंचुवान इस प्यारी बात से शर्मा गया, लेकिन उसके शब्द विरोधाभासी थे। छी, तो फिर मेरी तरफ देखना बंद करो। सोंग याओयाओ ने उसे घूरा और खड़ी हो गई। उस समय वह अपने आसपास की लड़कियों के उत्साह को देखकर चौंक गई और वह कुछ कदम पीछे हट गई। क्या आप हेडबैंड भी खरीद रहे हैं? उसने असमंजस में अपनी आंखें बड़ी कर लीं और विक्रेता की ओर धीरे से इशारा किया। ये सोचकर कि वह उनके रास्ते में आ रही है, वह विनम्रतापूर्वक एक तरफ हट गई। लेकिन जब वह हिली तो उसे एहसास हुआ कि वे भी उसके साथ चल रहे हैं। उनकी आंखें चमक रही थीं और उनकी निगाहें उसे थोड़ा डरा रही थीं। वाह, ये लड़कियां तो डरावनी हैं। पफ। सोंग वेंचुवान अपनी हंसी नहीं रोक सका। उसने अपने आंसू पोंछे जब उसने देखा कि लोग आगे बढ़ने लगे हैं। वे उसकी प्यारी अदाओं से इतने मंत्रमुग्ध थे कि वे आगे बढ़कर उसे छूने ही वाले थे। उसने जल्दी से बीच में से निकलकर लड़की को अपनी बाहों में खींच लिया। माफ़ करना, माफ़ करना, अब घर जाने का समय हो गया है, उसने माफ़ी मांगी। सोंग याओयाओ बुरी तरह डर गई। आखिरकार वो कोई सेलिब्रिटी तो थी नहीं और ये लोग कुछ ज्यादा ही जोश में थे। तुम जा रहे हो? थोड़ी देर और रुको। प्यारी, क्या हम साथ में फ़ोटो ले सकते हैं? सोंग याओयाओ आज्ञाकारी भाव से सोंग वेंचुवान की बाहों में सिमट गई जब वह भीड़ से बाहर भागा। ताज़ी हवा में सांस लेने के बाद ही उसने राहत की सांस ली। उसके बाल बिखरे हुए थे। जैसे ही उसने सिर बाहर निकाला, उसने पाया कि लड़कियां अभी भी अपने फ़ोन पकड़े हुए उसकी तस्वीरें खींच रही थीं। उसने डर के मारे फिर से अपना सिर छिपा लिया। क्या वे मेरे साथ एक दुर्लभ जानवर की तरह व्यवहार कर रहे हैं? उसने बुदबुदाया। नहीं, वे बस यही सोचते हैं कि आप सुंदर हैं। आहम। सोंग वेंचुवान ने अपनी हंसी रोक ली। कुछ दूर चलने के बाद भीड़ ने अंततः उनका पीछा करना बंद कर दिया। सोंग याओयाओ ने हुंकार भरी। उसका शैतानी हेडबैंड अपनी जगह से हट गया था। सोंग वेंचुवान ने उसे ठीक करने में मदद की। क्या तुमने अभी भी इसे पहना हुआ है? क्यों नहीं? सोंग याओयाओ ने खुशी से हेडबैंड को छुआ और अपना सिर हिलाया। क्या यह अच्छा नहीं लग रहा? ये बहुत सुंदर है, उसने अपने ही सवाल का जवाब देते हुए कहा। मैं इसे घर जाकर गेगे को दिखाने के लिए पहनना चाहती हूँ। गेगे, वह तुम्हारा सगा भाई नहीं है, फिर भी तुम उसे इतने प्यार से बुलाते हो। थोड़ी जलन महसूस करते हुए सोंग वेंचुवान ने लड़की से हेडबैंड छीन लिया। इसे वापस दे, कृतघ्न लड़की। नहीं। सोंग याओयाओ ने अपना सिर बचाने के लिए हाथ उठाए और खिलखिलाकर भाग गई। दूर से उसने सोंग वेंचुवान को देखा और मुंह बनाया। सारी रात उसकी मुस्कान एक बार भी गायब नहीं हुई। वह सोंग जिंगवान से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं थी। सोंग जिंगवान को भी समझ नहीं आया कि वह इतनी आसानी से संतुष्ट क्यों हो जाती है। एक सस्ता 20 युआन का प्लास्टिक हेडबैंड जो इतना अपमानजनक है, वह इसे इतनी खुशी से कैसे पहन सकती है? कोई नहीं जानता था कि सोंग याओयाओ ने अतीत में क्या अनुभव किया था। उसके लिए हर दिन और हर पल यादगार था। खुशी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। सोंग वेंचुवान ने सोंग याओयाओ को इधर उधर दौड़ते देखा और उसकी नज़रें नम हो गईं। उसकी आंखें श्रद्धा से भर गईं। तुमने अपना क्यों नहीं पहना? तुम्हें पसंद नहीं है? उसने सोंग जिंगवान से पूछा। हो, सोंग जिंगवान हैरान रह गई। उसने अपने बालों का एक गुच्छा समेटते हुए कहा, नहीं, आपने इसे मेरे लिए खरीदा है, इसलिए मैं इसे तोड़ना नहीं चाहती। यह इतनी आसानी से कैसे टूट सकता है? ये कागज़ से नहीं बना है। इस जवाब पर सोंग वेंचुवान हंस पड़ा। लेकिन सोंग जिंगवान ने आखिरकार उसे नहीं पहना। उसने हेडबैंड पकड़े रखा और चुपचाप सोंग वेंचुवान के साथ चल पड़ी।
बीच बीच में वह उसकी ओर देखती और उसकी चमकदार मुस्कान को देखती, लेकिन उसकी निगाहें पूरे समय सोंग याओयाओ पर ही केंद्रित रहती थीं। उसे तुरंत दुख हुआ। सोंग याओयाओ ने साफ तौर पर कोई कोशिश नहीं की, उसने उसे भाई तक नहीं कहा। वह उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों करे और उसकी नज़रें और मन उस पर क्यों केंद्रित हों। वेंचुआन, मैं घर जाना चाहता हूँ। इतने लंबे समय तक सोंग याओयाओ के साथ घूमने और उसके साथ ऐसा व्यवहार किए जाने के बाद जैसे वह दृश्य हो, सोंग जिंगवान को बहुत ऊब महसूस हुई। उसे यहाँ क्यों रहना पड़ा और सोंग याओयाओ को मूर्ख की तरह देखना पड़ा। ठीक है, रुको। सोंग वेंचुआन ने सोंग याओयाओ की ओर हाथ हिलाया, चलो घर चलें। सोंग याओयाओ का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। वह बेमन से दौड़ी और पूछा, क्या हम ऐसे ही जा रहे हैं? और क्या उम्मीद है तुम्हें? सोंग वेंचुआन ने उसकी नाक भींची। क्या मैं तुम्हारे लिए एक तंबू खरीद दूं ताकि तुम आज रात यहाँ डेरा डाल सको? अगर आप एक बेघर बहन चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सोंग याओयाओ ने उसकी तरफ देखा। सोंग वेंचुआन हंसा, कितनी तीखी जबान है। उसने अपनी बाहें उठाईं और प्रत्येक बहन पर एक एक हाथ रख दिया और पार्किंग स्थल की ओर चल पड़ा। घर लौटते समय रास्ते में बहुत अधिक ट्रैफिक था, इसलिए वे रास्ते में कई बार रुके। क्या आप हमारे साथ घर आना चाहेंगे? सोंग वेंचुआन ने पीछे मुड़ते हुए पूछा। सोंग याओयाओ अपना सिर नीचे झुकाए अपने हेडबैंड से खेल रही थी। अच्छा होगा कि मैं ऐसा न करूं। आखिरकार सोंग वेंचुआन के अलावा उस परिवार में किसी को भी इस बात की परवाह नहीं थी कि वह वापस लौटी या नहीं। वह समझ गई थी कि होज में ज्यादा समय तक रहना उसके लिए ठीक नहीं है, इसलिए वह पैसे कमाने की पूरी कोशिश कर रही थी। भविष्य में उसने अपनी खुद की संपत्ति खरीदने और उसे अपनी पसंद के अनुसार पुनर्निर्मित करने की योजना बनाई। उसके बाद वह गेगे के साथ डेट पर जा सकती थी। ये बहुत बुरा नहीं होगा। सोंग वेंचुआन उसे परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने पूछना बंद कर दिया। फिर मैं पहले तुम्हें घर छोड़ दूंगा, लेकिन याओयाओ किसी और के घर पर नहीं रह सकती, सोंग जिंगवान ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। निंगशी की प्रतिक्रिया देखकर लगता है कि वह उससे निराश है। क्या उसका वहां रहना उसे परेशान नहीं कर रहा? याओयाओ, तुम क्या सोचती हो? सोंग जिंगवान के लिए मुख्य मुद्दा यह था कि हुओ निंगशी ने सोंग याओयाओ के साथ कैसा व्यवहार किया। सोंग याओयाओ को वहां रहने और उसे हर रोज हुओ निंगशी का सामना करने देने से बेहतर था कि वह घर लौट जाए। आखिरकार कौन जानता था कि उनके बीच प्यार पनपेगा या नहीं। हाँ, वह आंखों में खटकती जरूर थी, लेकिन उसे निंगशी को चुराने देने से तो यही बेहतर था। उसने कभी यह क्यों नहीं देखा कि सोंग याओयाओ कितना गणनाशील था। सबसे करीबी व्यक्ति को हमेशा फायदा होता है, लेकिन निंगशी के बारे में सोचते हुए मिस्टर हुओ को रिझाना। देखते हैं आप इसे कैसे सुलझाते हैं। सोंग याओयाओ खिड़की के सहारे झुक गया और बिना कोई जवाब दिए रात के दृश्य का आनंद लेने लगा। कार में मंद रोशनी थी और सोंग वेंचुआन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी हंसी सुनाई दे रही थी और वह कुछ सोच रहा था। सच में, मुझे नहीं लगता कि ऐसा ही हो। कभी कभी किसी घृणास्पद व्यक्ति को परेशान करना आसान होता है, उसे बिखरते हुए देखना, उसके साथ एक जोकर की तरह व्यवहार करना और उसे अनदेखा करना। सोंग जिंगवान बेहद नाखुश थी, यहाँ तक कि सोंग वेंचुआन भी उसके पक्ष में नहीं था। बाकी यात्रा के दौरान उसने एक शब्द भी नहीं कहा। सड़क के किनारे ढेर सारे गिरे हुए पत्ते थे। हर बार हवा चलने पर जमीन उनसे ढक जाती थी। सर्दी सचमुच आ गई थी। सोंग याओयाओ ने सामने वाली खिड़की पर सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने कुछ बनाने के लिए हाथ उठाया, उसे अचानक चक्कर सा आने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं, उसका दिल धड़कने लगा और उसे सांस लेने में कठिनाई होने लगी। वह पीछे की सीट पर गिर पड़ी, उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढंक रहे थे। मंद रोशनी में उसकी त्वचा का रंग साफ दिख रहा था। याओयाओ, क्या हुआ? सोंग वेंचुआन को डर लगा जबकि सोंग जिंगवान ने अपना सिर घुमाया और उसे अजीब तरह से देखा। लड़की ने चमड़े की कुर्सी में अपने नाखून गड़ा दिए, दिल थामे और तेजी से हाँफने लगी। उस पल उसे किसी मरते हुए जानवर की याद आ रही थी। सोंग वेंचुआन ने तुरंत कार रोकी, पीछे की ओर दौड़ा और उसे बैठने में मदद की। क्या यह एलर्जी है? रुको, मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले चलता हूँ। उसने सोंग याओयाओ के माथे को छुआ, वह ठंडे पसीने से भीगा हुआ था। रुको, ठीक है। उसने उसे अपने कोट में लपेट लिया। जैसे ही वह ड्राइवर की सीट पर वापस जाने वाला था, एक छोटे से हाथ ने उसे थाम लिया। लड़की के नाखून लगभग उसकी त्वचा में घुस गए। नहीं, याओयाओ, परेशानी खड़ी करना बंद करो। सोंग वेंचुआन ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और सोंग याओयाओ को खींचने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसने पाया कि उसने उसे बहुत कसकर पकड़ रखा था। हर बार जब वह अपनी उंगली छुड़ाता तो वह तुरंत फिर से पकड़ लेती। सोंग वेंचुआन न हंस पा रहा था, न रो पा रहा था। सोंग याओयाओ, उसने बेबसी से डांटा, अगर तुम परेशान करती रही तो मैं तुम्हें मारूंगा। अगर तुम बीमार होने पर अस्पताल नहीं गए तो अगर कुछ गड़बड़ हुई तो पछताओगे। मैं ठीक हूँ।
सोंग याओयाओ के होंठ सूखे थे और उसकी आवाज़ कमज़ोर थी। उसने सोंग वेंचुवान को सहारा दिया, उठकर बैठ गई और जिद से उसकी तरफ देखा। गाड़ी रुकी है, तभी मुझे सड़क के उस पार एक अखरोट की दुकान दिखी। जाओ, मेरे लिए भी कुछ ले आओ। याओयाओ, इसे रोको। सोंग जिंगवान कार से उतरकर सोंग वेंचुवान के पीछे खड़ा हो गया। अगर तुम बचकाना व्यवहार करना चाहते हो तो उसका भी एक समय होता है। इस समय वेंचुवान तुम्हारे बारे में बहुत चिंतित है। लेकिन आमतौर पर आज्ञाकारी रहने वाली सोंग याओयाओ ने खुद की तरह व्यवहार नहीं किया और बहुत शोर मचाया। मैं इसे खाना चाहता हूँ, अभी मेरे लिए खरीदो। उसने अपनी आवाज़ ऊंची की, लेकिन गले में खराश के कारण उसकी आवाज़ थोड़ी तीखी लग रही थी। सोंग वेंचुवान चिंतित तो था, पर लाचार भी। पहले अस्पताल जाओ, डॉक्टर के ठीक होने की पुष्टि के बाद मैं तुम्हें जो भी खाना होगा खिलाऊंगा, ठीक है? नहीं, सोंग याओयाओ ने सोंग वेंचुवान की आस्तीन पकड़ ली। मैं अपने शरीर को किसी से भी बेहतर जानती हूँ। जल्दी करो, जल्दी करो। कार की रोशनी कम थी, इसलिए सोंग वेंचुवान उसके हाव भाव साफ नहीं देख पाया। उसे बस एक जोड़ी जिद्दी आंखें ही दिखाई दे रही थीं। उसकी आवाज़ में जल्दबाजी थी, मानो वह उसे भगा देना चाहती हो। सोंग वेंचुवान ने भौहें सिकुड़ी और उसे थोड़ा शक होने लगा। याओयाओ, बताओ, क्या तुमने कुछ देखा? मुझे चेस्टनट दिखाई दे रहे हैं। लड़की ने नीचे देखा, उसकी पलकें नम थीं। उसने होंठ चाटे और कहा, अगर तुम इसे नहीं खरीदोगे तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जल्दी करो। ठीक है, मैं कुछ खरीद लूंगा। सोंग वेंचुवान ने आह भरी, मुड़कर ट्रैफिक की तरफ देखा। सड़क के उस पार सचमुच एक अखरोट की दुकान थी। लड़की की नज़र काफ़ी अच्छी थी। क्या तुम सच में ठीक हो? अभी कुछ देर पहले कहीं दर्द हो रहा था। अय्या, तुम बहुत परेशान कर रहे हो। जल्दी करो। सोंग याओयाओ ने अपने हाथ बढ़ाए और उसे दूर धकेलना शुरू कर दिया। सोंग वेंचुवान को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या करे। ये देखकर कि उसकी हालत थोड़ी बेहतर हो गई है, उसने सिर हिलाया। ठीक है, मैं अभी चलता हूँ। सच में, तुमने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। उसने अपना सिर हिलाया, कारों से बचता हुआ, और कुछ अखरोट खरीदने के लिए दौड़ा। अचानक कार में केवल सोंग याओयाओ और सोंग जिंगवान ही रह गए। सोंग याओयाओ का दर्द अभी पूरी तरह कम नहीं हुआ था। सोंग वेंचुवान के कोट को पकड़ते हुए वह हाँफने लगी। सोंग जिंगवान ने बाहर से देखा और अचानक हंसने लगा। याओयाओ, क्या तुम पहले एक्टिंग कर रहे थे? ये बिल्कुल असली लग रहा था। रात का आसमान धुंधला था और एक भी तारा नजर नहीं आ रहा था। लड़की सहज भाव से हंस पड़ी। उसकी आंखों में उपहास झलक रहा था। सोंग याओयाओ ने खुद को सोंग वेंचुवान के कोट में लपेट लिया, बिना कोई आवाज़ किए केवल अपनी आंखें दिखाईं। क्या वेंचुवान को इस तरह परेशान करने का कोई मतलब है? सोंग जिंगवान ने दरवाज़ा पकड़ लिया। क्या उसे तुम्हारी परवाह नहीं है और वह तुम पर इतना लाड़ प्यार नहीं करता? जब तुम आसपास होती हो तो वह मेरी पूरी तरह उपेक्षा करता है। फफ्त। उसकी बातें सुनकर सोंग याओयाओ हंस पड़ी। हालांकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसे थोड़ी परेशानी हुई। अचानक उसने सोंग जिंगवान का कॉलर पकड़ लिया और उसे कार में खींच लिया। मंद रोशनी वाली कार के अंदर उनकी नज़रें मिलीं और सोंग याओयाओ ने एक अप्रत्याशित मुस्कान प्रकट की। क्या तुम्हें लगता है कि वह तुमसे प्यार नहीं करता? हम दोनों उसकी बहनें हैं। वह हमारी बराबर परवाह करता है। तुम्हें बस यही लगता है कि वह मेरे साथ इसलिए अच्छा व्यवहार करता है क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा अधिकार जताती हो। मुझे यकीन है कि तुम चाहती हो कि मैं मर जाऊं ताकि उसकी नज़रों में सिर्फ तुम ही रहो। सोंग जिंगवान घबरा गया। सोंग याओयाओ, क्या तुम फिर से पागल हो गई हो? उसे अचानक पहाड़ी रिजॉर्ट वाली घटना याद आ गई। उस दिन सोंग याओयाओ भी इसी तरह पागल हो गई थी और उसने अपना सिर बाथटब में धकेल दिया था। उसके चेहरे पर जानलेवा भाव थे। लड़की ने उसे पकड़ रखा था, इसलिए वह संघर्ष कर रही थी और छूटने की कोशिश कर रही थी। सोंग याओयाओ में ज़्यादा ताकत नहीं थी, इसलिए सोंग जिंगवान ने आसानी से खुद को मुक्त कर लिया। वह सीट पर टिककर गेंद की तरह सिमट गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी चमक रही थीं। तुम बस यूं ही मान लो कि मैं पागल हो गई हूं। उसने सड़क के दूसरी तरफ देखा। सोंग वेंचुवान पहले ही पैसे चुका चुका था और लौट रहा था। उसकी नज़रें टेढ़ी हो गईं। लेकिन चूंकि हम इस विषय पर बात कर रहे हैं, तो क्या तुम उसे सचमुच अपना बड़ा भाई मानती हो, या तुम सिर्फ मुझसे जीतने की जिद में हो, इसलिए तुम उसे मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हुए नहीं देख सकती? उसने उदासीनता से बोलते हुए सोंग जिंगवान के दिल की ओर इशारा किया। उस समय उसकी आवाज़ उसके आकर्षक बाहरी रूप से बहुत अलग थी और वह भयावह रूप से परिपक्व लग रही थी। इससे सोंग जिंगवान को उसके सामने नग्न होने का एहसास हुआ। उसके इरादे कहीं छिप नहीं सकते थे। मौसम ठंडा था और सोंग वेंचुवान ने कोट नहीं पहना था, इसलिए उसे छींक आने लगी। उसके हाथों में 2 थैलियां थीं। थैलियों में सामान गर्म था और थैलियों के अंदर भाप की एक परत जमी हुई थी। ये लो, तुम्हारे चेस्टनट। सोंग वेंचुवान ने एक थैला सोंग याओयाओ के हाथ में थमा दिया और दूसरा सोंग जिंगवान को थमा दिया।
जिंगवान, ये तुम्हारे लिए है। वह पूर्णतया निष्पक्ष था, किसी को भी दूसरे से अधिक या कम नहीं मिलता था। सोंग जिंगवान ने चुपचाप बैग स्वीकार कर लिया और अपने निचले होंठ को काटते हुए कहा, धन्यवाद बड़े भाई। चेस्टनट ताज़े भुने हुए थे, इसलिए वे भाप से भरे हुए थे। पहले तो उसे थोड़ा झटका लगा, लेकिन जब उसने सोंग याओयाओ के हाथों में बिल्कुल वैसा ही बैग देखा तो उसकी भावनाएं तुरंत शांत हो गईं। इस टेकअवे खाने में ऐसा क्या खास था? वो तो इसे खाना ही नहीं चाहती थी। क्या तुम वाकई ठीक हो? क्या तुम अस्पताल जाना चाहते हो? सोंग वेंचुवान आगे झुका और अपने हाथ का पिछला हिस्सा सोंग याओयाओ के माथे पर रख दिया। तापमान ठीक था, उसे बुखार नहीं था। सच कहूं तो जब उसे अचानक पसीना आने लगा और उसका चेहरा पीला पड़ गया तो वह बहुत डर गया। मैं ठीक हूं, तुम बहुत चिड़चिड़े हो, सोंग याओयाओ ने आंखें घुमाते हुए बुदबुदाया। क्या तुम फिर से मेरी पीठ पीछे शिकायत कर रही हो? ऐसा मत सोचना कि मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। सोंग वेंचुवान ने गुस्से का नाटक करते हुए उसे घूरा और कार का दरवाज़ा बंद कर दिया। चलो चलें। इस बार सोंग याओयाओ ने उसे नहीं रोका। जब वह अपने हाथों को गर्म करने के लिए शाहबलूत के पेड़ों को पकड़े हुए थी तो उसके होंठ पीले पड़ गए थे। जैसे ही वे कार में बैठे, दो पुलिस वाहन सायरन बजाते हुए अचानक तेजी से उनके पास से गुजरे। सोंग वेंचुवान बेचैन हो गया। उसे लगा जैसे वह कुछ भूल गया हो। हालांकि उसने अपना सिर हिलाया और कार स्टार्ट कर दी। लेकिन गाड़ी चलाने के कुछ ही देर बाद अचानक उनका रास्ता अवरुद्ध हो गया। क्या गलत? सोंग जिंगवान ने देखने के लिए कार की खिड़की खोली, लेकिन एक नज़र डालने के बाद उसका पेट खराब हो गया और उसे उल्टी आ गई। उफ! थोड़ी ही दूर पर एक नीली रंग की कन्वर्टिबल स्पोर्ट्स कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी और उसके सामने एक बड़ा ट्रक औंधे मुंह पड़ा था। चारों ओर कारों का ढेर लगा हुआ था। लेकिन मुख्य मुद्दा यह नहीं था। असल मुद्दा यह था कि जब सोंग जिंगवान ने बाहर देखा तो उसने संयोग से पैरामेडिक्स को एक लाश को स्ट्रेचर पर उठाते हुए देखा। उसे कैसे पता चला कि यह एक लाश थी? क्योंकि सोंग जिंगवान ने देखा था कि उस व्यक्ति का सिर कुचला हुआ था और उसके नीचे लाल और सफ़ेद रंग का एक तालाब था जो सड़क की रोशनी के नीचे दिखाई दे रहा था। सोंग वेंचुवान का दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ सेकंड के लिए वह बेहोश हो गया, फिर उसने झट से सोंग जिंगवान को अपनी ओर खींच लिया। मत देखो, तुम्हें बुरे सपने आएंगे। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, सोंग जिंगवान ने ये सब देख लिया था। वह दृश्य उसके मन में बार बार घूम रहा था, जिससे वह कांप उठी। उसने कितनी भी कोशिश की, वह इससे छुटकारा नहीं पा सकी। सोंग वेंचुवान ने आह भरी, ज्यादा मत सोचो, आंखें बंद करो, हम दूसरे रास्ते चलेंगे। उसने अपना स्टीयरिंग व्हील घुमाया और रियरव्यू मिरर से सोंग याओयाओ को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहले ही इसका अंदाजा लगा लिया था। हालांकि सोंग जिंगवान की प्रतिक्रिया बहुत ज़बरदस्त थी, फिर भी उसने बाहर एक नज़र भी नहीं डाली। वह चुपचाप नीचे देखती रही। तो याओयाओ को अचानक अस्वस्थ क्यों महसूस हुआ और उसने उसे शाहबलूत क्यों खरीदने को कहा? क्या वह सचमुच दुखी थी और उसे उलझना चाहती थी? सोंग वेंचुवान गहरी सोच में पड़ गया। आखिरकार वह वो मनों के बाहर रुका। उसने हॉर्न बजाया और गेट खुल गया। कोई इंतजार कर रहा था और जैसे ही उन्होंने सोंग याओयाओ को देखा, उन्होंने तुरंत गेट खोल दिया। ये देखकर सोंग वेंचुवान को बहुत अच्छा लगा। कम से कम हो निंगशी के अलावा सोंग याओयाओ का इस घर में काफ़ी स्वागत था। इससे उसे वह समय याद आ गया जब याओयाओ घर पर थोड़ी देर से आई थी और जो मानली ने उसे बाहर से बंद कर दिया था और अंदर आने से मना कर दिया था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि याओयाओ ने अपने घर लौटने के बजाय किसी और के घर पर रहना पसंद किया, और यह भी समझ में आता है कि उसने अपने माता पिता को स्वीकार करने से इनकार क्यों किया। हुओज एक विशाल घर में रहते थे, एक भव्य हवेली। गेट में प्रवेश करने के बाद सोंग वेंचुवान को मुख्य भवन तक पहुंचने से पहले कुछ और मिनट गाड़ी चलानी पड़ी। मिस सोंग वापस आ गई हैं। अंकल झांग ने मुस्कुराते हुए कार का दरवाज़ा खोला। सोंग वेंचुवान को देखते ही उन्होंने धीरे से कहा, अंदर आइए और थोड़ी देर बैठिए मिस्टर सोंग। मिस सोंग को घर लाने के लिए शुक्रिया। ये शब्द अजीब लग रहे थे। सोंग वेंचुवान अपनी कार से बाहर निकला और मुस्कुराया। याओयाओ मेरी छोटी बहन है, इसमें कोई समस्या नहीं है। मुझे ही मिस्टर हुओ को हमारी याओयाओ का ख्याल रखने, उसे समझने और उसकी रक्षा करने के लिए धन्यवाद देना चाहिए। ये सही है, अंकल झांग ने खुश होकर कहा। मैं अंदर नहीं जा रही। जिंगवान की तबीयत ठीक नहीं है। मुझे उसे घर ले जाना है ताकि वह थोड़ा आराम कर सके। कृपया मेरे लिए मिस्टर हुओ को नमस्ते कहना। जब उनके पास समय होगा मैं उनसे मिलने आऊंगी और उन्हें धन्यवाद दूंगी। आज रात के लिए माफ़ी चाहती हूँ, मुझे माफ़ करें। चाचा झांग ने पीले चेहरे वाले सोंग जिंगवान की ओर देखा। उनकी आंखें चमक उठीं। ओह, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम्हें जल्दी से घर जाकर आराम करना चाहिए। वैसे हमारे पास एक निजी डॉक्टर है, क्यों ना मैं उसे बुलाकर तुम्हारी जांच करवा लूँ? ज़रूरत नहीं है, उसे बस सदमा लगा था। थोड़ा आराम करने के बाद वह ठीक हो जाएगी।
सोंग वेंचुआन ने सोंग याओयाओ के लिए दरवाज़ा खोलने से पहले विनम्रता से मना कर दिया। फिर वह बूट के पास गया और कपड़े निकाले जिन्हें उसने दुकानदार से चुनने में मदद मांगी और धीरे से कहा, अगर तुम्हें बुरा लगे तो चुप मत रहना, मुझे बता देना, ठीक है? समय और जगह कोई भी हो, मैं तुम्हें घर ले जाने आऊँगा। सोंग याओयाओ ने धीरे से सिर हिलाया। जैसे ही वह चला गया उसने उसकी कमीज पकड़ ली और खींच ली। क्या हुआ, क्या तुम्हें मेरी याद आ रही है? सोंग वेंचुआन ने अपना सिर रगड़ा। मुझे जाना है। सुरक्षापूर्वक ड्राइव करें। सोंग याओयाओ की आवाज़ थोड़ी कर्कश थी। उसने अपने होंठ भींचे और उसकी तरफ देखा। हालांकि उसने अभी भी उसे बड़ा भाई नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में चिंता स्पष्ट थी। सोंग वेंचुआन उसे वहां छोड़ना नहीं चाहता था। वह उसकी बहन बनने वाली थी। लेकिन जब उसने इस जगह की तुलना में अपने बेस्वाद घर के बारे में सोचा तो हो मनो उसे अपना घर ज्यादा लगा। उन्होंने देखा कि कुछ सहायक तुरंत दौड़कर आए और उसे जैकेट से ढक दिया। यहाँ श्री हुओ ने याओयाओ पर अपने माता पिता से भी अधिक प्यार किया। वह उसे घर की एकमात्र राजकुमारी की तरह प्यार करता था। आमतौर पर सोंग जिंगवान शायद इस अपरिचित हवेली के चारों ओर एक नज़र डालेगा, वह स्थान जहां हुओ निंगशी रहती थी। लेकिन वह पहले हुए खूनी दृश्य से डर गई थी और स्तब्ध थी। घर पहुंचने से पहले ही उसे बुखार आने लगा। अंकल झांग ने देखा कि सोंग याओयाओ में कुछ असामान्य था। उसकी ऊर्जा कम हो गई थी और वह स्तब्ध सी लग रही थी। जब वह कार को जाते हुए देख रही थी तो उसकी आंखों में जो भाव थे उन्हें समझना कठिन था। उसकी सामान्य जीवंतता गायब थी। क्या हुआ, क्या किसी ने तुम्हें धमकाया? जैसे ही अंकल झांग उसे घर के अंदर ले गए उनका दिल दुखने लगा। उनके साथ बिताए समय के दौरान भले ही इसे अपमानजनक माना जा सकता था, उन्होंने वास्तव में सोंग याओयाओ के साथ अपनी पोती की तरह व्यवहार किया। लड़की का स्वभाव अच्छा था और वह विनम्र थी, कभी किसी को नीची नज़र से नहीं देखती थी। वह मीठी बातें भी करती थी और उसका व्यक्तित्व भी जीवंत था। जब से वह हवेली में आई है माहौल अब नीरस और बेजान नहीं रहा। नहीं, सोंग याओयाओ ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें अभी भी लाल थीं और वह अंकल झांग की तरफ मीठी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। अंकल झांग, गेगे कहाँ है? मुझे उसकी याद आती है। मास्टर, अंकल झांग भी उसे मुस्कुराते हुए देखकर मुस्कुरा दिए। मुझे नहीं लगता कि उसे पता चला है कि तुम वापस आ गई हो। इस समय तो उसे अपने कमरे में होना चाहिए। क्या तुम उससे मिलना चाहोगी? अगर यह कोई और होता तो अंकल झांग उन्हें कभी भी हो युंके की शांति को भंग नहीं करने देते, लेकिन सोंग याओयाओ अलग था। पूरा घर उस पर लाड़ प्यार करके खुश था और मालिक उस पर सबसे ज्यादा लाड़ प्यार करता था। ठीक है मिस सोंग, मुझे अपना सामान दीजिए, मैं उसे आपके कमरे में वापस ले जा सकता हूँ। एक नौकरानी ने मुस्कुराते हुए सोंग याओयाओ के हाथों से बैग छीन लिए। उसने आह भरते हुए कहा, मिस सोंग, आपके बड़े भाई आपसे बहुत प्यार करते हैं। वह पिछली बार वाले सोंग कपल जैसा बिल्कुल नहीं था, जिन्हें मिस सोंग की कोई परवाह नहीं थी, बस अपनी ही योजनाओं में लगे रहते थे। ऐसे माता पिता का क्या मतलब था? धन्यवाद, सोंग याओयाओ ने विनम्रता से कहा और फिर ऊपर की ओर भाग गई। उसके दिमाग में लाखों विचार दौड़ रहे थे। जब उसने यह उपन्यास पढ़ा था तो उसने इसे बस सरसरी तौर पर पढ़ा था क्योंकि यह उसके नैतिक मूल्यों से मेल नहीं खाता था। उदाहरण के लिए, जिस तरह सोंग जिंगवान ने हुओ निंगशी को बहकाया जबकि वह उसकी छोटी बहन का मंगेतर था। बेशक ये सिर्फ एक मौखिक समझौता था, लेकिन सभी को इसके बारे में पता था। सबसे बुरी बात यह है कि उसने न केवल चीज़ों को स्पष्ट नहीं किया, बल्कि उसने एक पीड़ित की तरह व्यवहार किया जो यह मानती थी कि सच्चा प्यार अजेय है। यदि दूसरी मुख्य नायिका का नाम भी उसके जैसा न होता तो वह इसे कभी न पढ़ती। अब जबकि वह सचमुच एक किरदार बन चुकी थी, सोंग याओयाओ सोंग वेंचुआन के बारे में सबसे ज्यादा जानने को उत्सुक था। जाहिर है उसने अपनी छोटी बहन को पूरी तरह से नज़रअंदाज नहीं किया था, लेकिन जब असली सोंग याओयाओ को बाहर निकाला गया था तब वह वहां क्यों नहीं था? कुछ समय पहले ही जब उसने कार दुर्घटना देखी तब उसे अंततः इसका कारण समझ में आया। ऐसा इसलिए नहीं था कि उसे परवाह नहीं थी, उसके पास परवाह करने की कोई क्षमता ही नहीं थी। ... गेगे, क्या तुम अंदर हो? सोंग याओयाओ दरवाजे पर खड़ी होकर दस्तक दे रही थी। उसे कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन वह उस आदमी से मिलने के लिए बेताब थी। इस दुनिया में आने के बाद यही पहला इंसान था जिसने उस पर दया दिखाई थी। हालांकि उस समय वह भयंकर दिख रहा था। उसने अपने हाथ से हैंडल का परीक्षण किया और वह एक क्लिक के साथ खुल गया। सोंग याओयाओ ने अपने होंठ चाटे और चुपचाप अंदर झांका। वह पहले भी इस बेडरूम में आ चुकी थी। सब कुछ अब भी उसी जगह रखा था, सिवाय बेडसाइड टेबल पर रखी किताब के। पानी के छींटे पड़ने की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। सोंग याओयाओ की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। गेगे क्या कर रहा था? नहा रहा था। इससे पहले कि उसे एहसास हो कि वह क्या कर रही है, वह अनजाने में ही बाथरूम के दरवाजे तक पहुंच गई थी। पाले से ढके कांच का दरवाज़ा आधा बंद था।
अंदर वह आदमी बड़े बाथटब में सिर ऊपर किए लेटा था, उसका सेक्सी एडम्स एप्पल दिख रहा था। छत से शावरहेड पानी छिड़क रहा था जिससे नीचे सब कुछ पानी से भर गया था। उसकी बाहें पीछे मुड़ी हुई थीं, उसकी कसी हुई मांसपेशियों की रेखाएं उभरी हुई थीं जो उसकी ताकत का प्रदर्शन कर रही थीं। इस बीच पानी की बूंदें उसकी ठुड्डी से फिसलकर ऐसी जगह गायब हो गईं जो दिखाई नहीं दे रही थी। बहुत सेक्सी। गल्प सोंग याओयाओ ने निगल लिया और वह सीधे सामने देखने लगी। उसकी निगाहें आग की तरह भड़की हुई थीं, उसे नज़रअंदाज करना मुश्किल था। हुओ युंके ने धीरे से बगल से देखा। आधे खुले शीशे के दरवाजे से उसने उस दुबली पतली लड़की को देखा और उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। सोंग याओयाओ, तुम क्या कर रहे हो? क्या एक लड़की वास्तव में एक आदमी को नहाते हुए देख रही थी? सोंग याओयाओ लगभग चोर की तरह उछल पड़ा। मैं गलत कमरे में चला गया। उसने अपनी उंगलियां घुमाईं और उसकी आंखें घूम गईं। मुड़ो। हुओ युंके ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, उसकी आवाज़ धीमी और ठंडी थी। सोंग याओयाओ ने गुस्से से अपना सिर हिलाया और जल्दी से अपना शरीर घुमाया। उसके पीछे छपाक की आवाज़ आए और फिर कदमों की आवाज़ आए। ऐसा लग रहा था जैसे नंगे पैर फर्श पर चल रहे हों। सोंग याओयाओ के दिमाग में छवियां बनने लगीं और उसके गाल इतने लाल हो गए कि वे खून जैसे लग रहे थे। वह अपने होंठ चाटती रही और कुछ देर तक वहीं खड़ी रही। जब उसे कुछ सुनाई नहीं दिया तो उसने अवज्ञाकारी भाव से चुपचाप अपना सिर घुमा लिया। अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया जब उसके सिर पर तौलिया डाल दिया गया। लेकिन इससे पहले उसे एक आश्चर्यजनक दृश्य देखने को मिला। सोंग याओयाओ उस आदमी की मांसल छाती देख पाए, उसकी रूपरेखा साफ थी। पानी की बूंदें उसकी छाती पर फिसल रही थीं और उसके नीचे उसने उसके सेक्सी एब्स और अपोलो बेल्ट को देखा। सोंग याओयाओ चकित था। जब उस आदमी ने उसे स्नान वस्त्र पहनाया और उसके सिर से तौलिया हटाया तभी सोंग याओयाओ वास्तविकता में वापस आए। उसने अपना सिर उठाया और कमजोरी से कहा, गे। उसकी नाक से लाल रंग की 2 रेखाएं बह रही थीं। हुओ युंके ने उसके माथे को छुआ, उसे अपनी बाहों में उठाया और बाहर ले गया। सोंग याओयाओ, मुझे कुछ समझाओ। वह बिना कुछ कहे उसके कमरे में क्यों चली गई? सोंग याओयाओ ने बेबस होकर अपने पैर जमीन से हटा लिए और हुओ युंके ने उसे उठा लिया। धीरे धीरे खून उसके शरीर पर छा गया। हे भगवान, यह क्या है? चाचा झांक पास आए और घबरा गए। क्या तुम्हें चोट लगी है? कोई आओ, जाओ डॉक्टर लियू को बुलाओ। श्रीमान, आप में से किसे चोट लगी है? इतना खून क्यों निकला है? सोंग याओयाओ की ठुड्डी एक बड़े हाथ के सहारे टिकी हुई थी। अंकल झांक का सवाल सुनकर वह इतनी शर्मिंदा हुई कि उसका मन किया कि कोई गड्ढा खोदकर उसमें छिप जाए। उसकी नाक से खून बह रहा था क्योंकि उसने गेगे की लाश देखी थी। अगर उसने ये बात किसी को बताई तो वो मरना ही पसंद करेगी। उसकी बेचैनी भांपते हुए हुओ युंके ने अपनी हंसी रोकी और हाँफते हुए कहा। फिर वह उसे वापस उसके कमरे में ले गया। लियू यू को दवाइयों का डिब्बा लेकर आने में ज्यादा देर नहीं लगी। जब उसने जाना पहचाना बेडरूम देखा तो उसकी सांस फूल गई। ये फिर से वही लड़की थी। इस बार क्या है? पिछली बार जब वह उसे इंजेक्शन देना चाहता था तो उसने लगभग उसकी जान ले ली थी। इस बार वह दोबारा ऐसा करने की कोशिश नहीं करना चाहता था। उसने उसकी तरफ देखा और उसे सोफे से लिपटा हुआ पाया। उसके बगल में वह आदमी अस्त व्यस्त था और उसके बाथरोब पर खून लगा था। सबसे खास बात, उसके बाल गीले थे और उसका कॉलर ऊपर था। कल्पना करना मुश्किल था। सर, लियू यू का मुंह सदमे से इतना खुला रह गया कि उसमें एक अंडा समा जाए। क्या तुम लोग इतने हार्डकोर हो? वहां खून भी था। उस आदमी ने अपना सिर नीचे कर लिया, उसकी ठुड्डी तीखी और ठंडी थी और उसने अपने होंठ भींच लिए थे। हालांकि वह पूरी तरह से अस्त व्यस्त था, फिर भी वह दबंग लग रहा था। किसने सोचा होगा? लियू यू ने मन ही मन सोचा। बूम! सोंग याओयाओ के मन में यह एहसास फूट पड़ा और वह खाली हो गया। हालांकि वह ज्यादा कुछ नहीं जानती थी, लेकिन वह समझ गई थी कि लियू यू क्या कहना चाह रहा था। इससे सदमे में आकर उसकी नाक से और भी अधिक खून बहने लगा। हुओ युंके ने अपनी भौहें सिकुड़ी और उसने लियू यू की ओर ठंडी नज़र से देखा। तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो? लियू यू ने अपना सिर खुजलाया, उसके गाल लाल हो गए। वो ज्यादा अच्छा नहीं होगा, है ना? पिछली बार जब उसने उसे इंजेक्शन लगाया था और उसकी त्वचा पर एक नज़र डाली थी, तब से ही वह मरना चाहती थी। इस बार उसे एक ऐसी जगह की जांच करनी थी जो कहीं ज्यादा निजी थी। जैसे ही उसने यह बात कही, पूरा कमरा थम गया और तापमान कम हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी फ्रीजर के अंदर हों। उस आदमी ने सोंग याओयाओ के कान ढकने के लिए अपने हाथ बढ़ाए और उसका चेहरा काला पड़ गया। ये नाक का खून है। नाक से खून। यह अच्छा है। लियू यू ने राहत की सांस ली। वह दौड़कर आया और बेहुदे अंदाज में मुस्कुराया। मुझे लगा कि तुमने ऐसा किया है। उन्होंने अपनी बात पूरी नहीं की, लेकिन वे सभी वयस्क थे इसलिए वे समझ गए।
लियू यू पास आई तो सॉन्ग याओ याओ की नाक से अभी भी खून बह रहा था। उसने जीभ चटकाए, मिस सॉन्ग, आप शायद बहुत ज्यादा गर्म हो गई होंगी। धमाका, ये तो मानो आकाश से बिजली गिरने जैसा था। सॉन्ग याओ याओ को बहुत अपमानित महसूस हुआ। उसने चुपके से उस आदमी की आंखों में देखा। उसने उसकी खुशी देखी। गेजे उसका मजाक उड़ा रहा था। हो, वह जीना नहीं चाहती थी। कुछ मिनट बाद सॉन्ग याओ याओ की नाक से खून बहना आखिरकार बंद हो गया। शायद ज्यादा खून बह जाने की वजह से उसका सिर चकरा रहा था और वो बेसुध सी लग रही थी। जो लोग नहीं जानते वे शायद यही सोचेंगे कि वह घरेलू हिंसा की शिकार है। सांस, लियू यू ने अपना सामान समेटा और खड़े होते हुए आह भरी। बस नाक से खून बह रहा है। तुमने इतना हंगामा मचाया कि मुझे लगा। लियू यू, हाँ, मैं और क्या सेवा कर सकता हूँ। लियू यू ने अपना सिर घुमाया। उस आदमी की नज़र देखकर वह ठिठक गया और कांप उठा। उसकी धीमी और उदासीन आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी। हुओ युंके ने आंखें उठाईं। मुझे नहीं लगता कि तुम डॉक्टर बनने लायक हो। क्यों? लियू यू के घुटने कमज़ोर हो गए। तुम्हें लेखक बनना चाहिए। तुम्हारी कल्पना शक्ति बहुत तेज है, हुओ युंके ने जवाब दिया। विशेष रूप से यदि वह वयस्क कथा साहित्य के लेखक बन जाएं, तो निश्चित रूप से उनकी पुस्तकों की बिक्री बहुत अधिक होगी। नहीं, 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 लियू यू ने हाथ हिलाया। सर, मैंने बचपन से ही डॉक्टर बनने की कसम खा ली थी। यही मेरा लक्ष्य और जीवन का उद्देश्य है। ओह, हुओ युंके की आंखें झुक गईं और उसने चालाकी से अपनी बाहें पार कर लीं। अपना जबड़ा थोड़ा ऊपर उठाते हुए उसने कहा, यहाँ से चले जाओ। वह उच्च एवं शक्तिशाली था तथा उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली था। लियू यू झुकी और आगे की ओर लुढ़क गई। ठीक है, मैं लुढ़कती हूँ। फिर उसने अपनी दवा की पेटी पकड़ी और बाहर लुढ़क गया। सॉन्ग याओ याओ ने बड़ी नाजुकता से अपने आंसू रोके। ये दृश्य देखकर उसकी हंसी फूट पड़ी। उसकी आंखें टेढ़ी हो गईं। वह सुंदर और प्यारी थी। उसने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए धीरे से कहा, गेगे, तुमने इस बुद्धिहीन डॉक्टर को क्यों बुलाया? हुओ युंके ने इत्मीनान से पीछे झुककर व्यंग्य किया, क्या तुम्हें मजा आ रहा है? हाँ, सॉन्ग याओ याओ ने बिना यह समझे कि क्या हो रहा है, सिर हिला दिया। क्या आप इसे आजमाना चाहेंगे? गूंजती हुई हंसी तुरंत बंद हो गई। सॉन्ग याओ याओ ने अपनी गर्दन पीछे की और उस आदमी पर एक नज़र डाली। उस आदमी का बाथरोब खून से लथपथ था। उसकी टांगें एक दूसरे पर टिकी थीं और उसकी निगाहें कोमल थीं। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान भी थी। वह हमेशा से ज्यादा अलग नहीं लग रहा था, लेकिन सॉन्ग याओ याओ अभी भी कांप रहा था। हमें ये पता होना चाहिए कि कब रुकना है। बिना सोचे समझे सॉन्ग याओ याओ सोफे से फिसल गई और उसके घुटने कमजोर हो गए। धमाका, छोटी लड़की हो युंके के सामने आज्ञाकारी ढंग से घुटनों के बल बैठ गई और अपने कान मरोड़ लिए। वह दयनीय, नाजुक और कोमल लग रही थी। उसने सावधानी से उसकी ओर देखा। वह रोना चाहती थी और उसकी पलकें कांपने लगीं। उसके प्रति सहानुभूति न रख पाना कठिन था। गेगे, मैं गलत हूँ। हुओ युंके हक्का बक्का रह गया। उसने ऊपर देखा और अपनी हंसी रोक ली। उसके नज़रिए से लड़की नाजुक थी और ईमानदारी से घुटनों के बल नहीं बैठी थी। वह घुटने टेकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन असल में वह बैठी हुई थी। वह उसे घूरते हुए अपने हाथों से अपने कानों को मरोड़ रही थी। लेकिन उसने जो देखा उससे पता चला कि वह अपनी आंखें झपका रही थी और आंसू निकालने की कोशिश कर रही थी। उठो, हुओ युंके ने असहाय होकर कहा। जैसे ही उसने यह बात कही, सॉन्ग याओ याओ तुरंत चमक उठी। वह झपटी और हुओ युंके का पैर पकड़ लिया। हो, मुझे पता है मैं गलत हूँ। जब तुम मुझे माफ कर दोगे तब मैं उठूंगी। बोलते समय उसने चुपके से अपने गेगे के पैर को महसूस किया। उसकी मांसपेशियां मजबूत थीं और उसके पैर लंबे और पतले थे। ये बहुत अच्छा लगा। गाना याओ याओ। हुओ युंके की आंखें खतरनाक ढंग से सिकुड़ गईं और वह बेहद डरावना लग रहा था। तुम्हारे हाथ आज्ञाकारी नहीं हैं। क्या मैं तुम्हारे लिए इन्हें काट दूं? पहले तो उसके हाथ उसकी जांघ पर थे, लेकिन जब उसने कुछ नहीं कहा तो उसने अपनी सीमा लांघनी शुरू कर दी और खुलकर हरकतें करने लगी। इसीलिए हुओ युंके को उसे चेतावनी देनी पड़ी। सॉन्ग याओ याओ एकदम से डर गई। उसने तुरंत अपनी गर्दन पीछे कर ली और रोने का नाटक करने लगी। हो, गेगे मुझे धमका रहा है। वह एक विशिष्ट खलनायक थी जो पीड़ित की तरह काम कर रही थी। दरवाज़ा आधा खुला था और हुओ निंगशी वहां से गुजरी। उसने उत्सुकता से अंदर देखा, लेकिन इस एक नज़र ने ही उसके खून को क्रोध से उबाल दिया। सॉन्ग याओ याओ, मेरे छोटे चाचा को छोड़ दो। वह चिल्लाया और दरवाज़ा खोल दिया। उसके दृष्टिकोण से उसके छोटे चाचा अस्त व्यस्त थे और लड़की उनके पैर के पास घुटनों के बल बैठी थी। वे क्या कर रहे थे? उसकी कनपटियां फड़कने लगीं। अचानक उसे समझ नहीं आया कि उसे क्या महसूस हो रहा है। उसकी सहज बुद्धि उसे बस यही कह रही थी कि उसे उन्हें रोकना होगा। हुओ युंके और सॉन्ग याओ याओ ने एक ही समय में अपना सिर घुमाया। हुओ युंके ने सॉन्ग याओ याओ की बांह पकड़ ली और उसे आसानी से ऊपर खींच लिया।
उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और हो निंगशी को तेजी से देखा। हो निंगशी, क्या किसी ने तुम्हें अंदर आने से पहले दस्तक देना नहीं सिखाया? सोंग याओयाओ अपना संतुलन खो बैठी और उस आदमी की बाहों में गिर पड़ी। उसके हाथ संयोगवश धड़ाम से उसकी छाती पर आ गिरे। हो निंगशी ने अपने होंठ भींच लिए। हाँ, मुझे पता है मैं गलत थी, लेकिन छोटे चाचा, आप और सोंग याओयाओ। वह रुका और चुप हो गया। उसका अंतर्निहित आशय स्पष्ट था। हो यूं के हंसा, मैंने क्या किया? वाकई, वो एक बहुत ही रोमांचक रात थी। एक के बाद एक वे उस पर एक ही बात का इल्जाम लगा रहे थे। कितना दिलचस्प है। आप, हो निंगशी ने हिम्मत नहीं हारी, धमकी बर्दाश्त की और कहा, सोंग याओयाओ अभी जवान है। तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या करें? सोंग याओयाओ ने अपना सिर झुकाया। बेडरूम के अंदर हीटर तेज चल रहा था, जिससे उसका चेहरा गुलाबी हो गया था, मानो उस पर लाली की एक परत चढ़ गई हो। उसकी पुतलियां पहले काली थीं, लेकिन कमरे की रोशनी की वजह से अब चमक रही थीं। वह एक आकर्षक आड़ू की तरह थी। नाटक करना बंद करो। हो निंगशी को लगा कि सोंग याओयाओ एक बेईमान और ठग है। उसने उसे पहले ही पकड़ लिया था, फिर भी वह चालाकी कर रही थी। ये खून क्या है? एक आदमी और एक औरत एक कमरे में अकेले थे। यह आश्चर्य की बात होगी यदि उन्होंने कुछ नहीं किया। वह उस प्रेमी की तरह था जिसने अपनी प्रेमिका को धोखा देते हुए पकड़ लिया था और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो बैठा था। यह, सोंग याओयाओ ने अपनी नाक की ओर इशारा किया, यह मेरी नाक का खून है। अन्यथा यह क्या हो सकता है? सोंग याओयाओ ने ध्यान से सोचा। लियू यू ने पहले गलतफहमी जताई थी। अब हो निंगशी भी गलतफहमी में थी। उसके हाव भाव देखकर साफ लग रहा था कि वे दोनों एक ही बात सोच रहे थे। ऐसे में सोंग याओयाओ को एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। उसने आंखें झपकाईं और घृणा से कहा, ओई, हो निंगशी, तुम्हारा दिमाग कितना गंदा है। हो निंगशी, जिसे चेहरे पर थप्पड़ पड़ा था, इस बदमाश की हिम्मत कैसे हुई कि वो ये कहे कि उसका दिमाग गंदा है। अगर वो समय को पीछे मोड़ सकता तो जैसे ही वो यहाँ आया, सबूत के तौर पर उसकी तस्वीर ले लेता। इस तरह वो उसे दिखा सकता था और उसे अच्छी तरह से दिखा सकता था कि उसके छोटे चाचा के साथ पहले उसका पोज कितना कामुक था। कल्पना से दूर रहना मुश्किल था। चले जाओ। हो युंके की आवाज़ उदासीन थी, लेकिन उसकी निगाहें विशेष रूप से तेज थीं। हो निंगशी ने अपने होंठ भींचे और थोड़े संदेह के साथ पूछा, क्या ये वास्तव में नाक से खून है? और क्या हो सकता है? सोंग याओयाओ ने आंखें घुमाईं। न जाने क्यों, हो निंगशी ने राहत की सांस ली। जैसे ही वह मुड़ा और दरवाजे की ओर बढ़ा, उसने हो युंके की गहरी आवाज़ सुनी, दरवाज़ा बंद कर दो। हो निंगशी रुकी और सिर हिलाया, ठीक है। दरवाजा बंद होने से ठीक पहले एक शांत टिप्पणी ने हो निंगशी को आश्चर्यचकित कर दिया। हो निंगशी, यह मत भूलो कि अब तुम एक दूसरे से संबंधित नहीं हो। दूसरे शब्दों में कहें तो उसने जो भी किया उसका उससे कोई लेना देना नहीं था। वह व्यक्ति था जो पहले उसे नहीं चाहता था। हो निंगशी का गला भर आया और उसने दरवाजा बंद करते हुए अपने दांत पीस लिए। हाँ, उसे इसका कोई अफसोस नहीं था। कतई नहीं। ओह, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंकल झांग ने जब स्थिति देखी तो उसे तुरंत वहां से खींच लिया। हो निंगशी ने व्यंग्य किया और अंकल झांग पर उदास नजरें घुमाईं। अंकल झांग, क्या आप यहाँ विशेष रूप से पहरेदार के रूप में खड़े हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे तो बस यही चिंता है कि मिस सौंग भूखी होंगी। मैंने तो रसोइये से उनके लिए खून बढ़ाने वाला सूप बनाने को कहा है। वो जल्द ही तैयार हो जाएगा। चूंकि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, तो तुम मेरे छोटे चाचा को उसके साथ ऐसा करते हुए कैसे देख सकते हो? युवा मास्टर। अंकल झांग की मुस्कान गायब हो गई जब उन्होंने गंभीरता से बीच में ही टोका, क्या आप गुरु के बारे में यही सोचते हैं? वो सैकड़ों सालों से अडिग हैं और उनकी प्रतिष्ठा अच्छी रही है। वो परिवार का हिस्सा होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि गुरु ने कभी किसी को ऐसा काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जो वह नहीं करना चाहता। बेशक वह ठंडा था, इतना ठंडा कि वह पहुंच से बाहर महसूस करता था, लेकिन अंदर से वह उसकी तरह गंभीर और अनुशासित स्वभाव का था। मास्टर जी कभी भी इतना शर्मनाक काम नहीं करेंगे। युवा गुरु, बेहतर होगा कि आप ऐसी बातें दोबारा न कहें। अगर गुरु सुनेंगे तो बहुत निराश होंगे। अंकल झांग ने आह भरते हुए हो निंगशी का कंधा थपथपाया। खासकर जब गुरु तुम पर इतना प्यार लुटाते हैं। वैसे भी मिस सौंग तो पहले से ही वयस्क हैं। अगर यह सहमति से हुआ है तो इसमें कोई समस्या नहीं है। वो बड़ी कैसे हो गई? बिल्कुल नासमझ बच्ची लगती है। और कितनी बचकानी है। हो निंगशी ने जवाब दिया। ये सुनकर चाचा झांग आश्चर्यचकित हो गए और उनकी आंखें गहरी हो गईं। युवा स्वामी, आप दुखी क्यों हैं? क्या आप मिस सौंग से नफरत नहीं करते? आपको खुश होना चाहिए कि अब वह आपसे चिपकी नहीं है। हो निंगशी की पीठ जम गई और उसने अपने होंठ भींच लिए, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर कुछ भी दिखाए बिना अपनी बेचैनी को अच्छी तरह से छुपा लिया। मैं निश्चित रूप से खुश हूँ।
बात करने के बाद वह मुड़ा और अपने कमरे में लौट गया। वह भूल ही गया था कि वह आखिर क्या करने आया था। मैं थक गया हूँ, मैं आराम करने के लिए अपने कमरे में वापस जा रहा हूँ, उसने उदासीनता से कहा। चाचा झांग ने देखा कि युवक का लंबा और पतला शरीर उनकी नज़रों से ओझल हो गया और उन्होंने आह भरी। आह, यह अच्छा नहीं है। लगातार आरोपों के बाद हुओ युंग अब सोंग याओयाओ को दंडित करने के मूड में नहीं था। उसने सोंग याओयाओ के गुस्ताख हाथों को हटाया और उसके लाल होते गालों को देखा। कितनी बेशर्मी थी उसकी उसे इस तरह छूना। उसने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और मुस्कुराहट को रोका। सोंग याओयाओ, क्या तुम मज़े कर रही थी? हो आहम। सोंग याओयाओ ने अजीब तरह से अपना गला साफ किया और अपनी उंगलियां मोड़ लीं। गंभीरता से सिर हिलाते हुए वह शर्मा गई। हाँ। हुओ युंग को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या करे। वह बेहद ईमानदार थी। आप अंततः ईमानदार हो रहे हैं। इन शब्दों ने तुरंत सोंग याओयाओ को कुछ याद दिला दिया। जब उसने हुओ युंग को जाते देखा तो उसने मुंह बनाया और जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। आंखें बंद करके वह चिल्लाई, गे, मेरी बात सुनो। हुओ युंग की नज़र नर्म पड़ गई। बोलो। वह वापस बैठ गया और लड़की को हताशा में गटकते हुए देखने लगा। गे, मैं गलत थी, उसने जोर से कहा। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह माफ़ी मांग रही थी, ऐसा लग रहा था कि वह झगड़ा शुरू कर रही थी। वह पूरी ताकत से भरी हुई थी। आदमी की ग्रे आंखों में धीरे धीरे खुशी झलकने लगी। उसने आंखें थोड़ी नीची करके सिर हिलाया। ओह, आगे बढ़ो। सोंग याओयाओ ने गहरी सांस ली और चुपके से हुओ युंग पर एक नज़र डाली। मैं गलत थी, मुझे तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। हुओ निंगशी ने असल में मुझे नहीं मारा, मैंने उसे मारा था। सोंग याओयाओ ने बोलते हुए हुओ युंग की तरफ सावधानी से देखा। उसे डर था कि कहीं वह नाराज न हो जाए, लेकिन उसने पाया कि उस आदमी के हाव भाव नहीं बदले। उसने मेरा फ़ायदा भी नहीं उठाया, मैं झूठ बोल रही थी। उसने सूंघा और अपना छोटा सा हाथ उसके हाथ में फंसा लिया। गे, मैं फिर झूठ नहीं बोलूंगी। वह बहुत दयनीय लग रही थी। हुओ युंग ने कोई हरकत नहीं की। और कुछ? जैसे ही उसने ये पूछा, सोंग याओयाओ की निगाहें बदल गईं और उसकी आंखें अपराधबोध से चमक उठीं। गे, कुछ और भी है? हाँ, बोलो। ओह, क्या यह आत्मचिंतन की रात थी? मुझे गेगे के स्नान पर ध्यान नहीं देना चाहिए था। आहम। हुओ युंग ने अपनी मुट्ठी अपने होठों पर रखी और उसके होंठ थोड़े मुड़े हुए थे। सोंग याओयाओ ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे छूना नहीं चाहिए था और तुम्हें नहाते देखकर मेरी नाक से खून नहीं आना चाहिए था। उसने होंठ फुलाए और शर्मा गई। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन सबसे ज़रूरी बात, मुझे गेगे के शरीर का लालच नहीं करना चाहिए था। गीत याओयाओ। पहले तो उसने तर्क और कारण के साथ बात की और ऐसा लगा जैसे वह गंभीरता से आत्मचिंतन कर रही हो। लेकिन जितना अधिक वह बोलती गई उतना ही अधिक हुओ युंग की भौहें सिकुड़ती गईं और उसकी कनपटियां फड़कने लगीं। उसने अपनी भौहों के बीच दबाव डालते हुए कहा, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? उनकी नज़रें मिली और लड़की ने बिना कुछ छिपाए सीधे उसकी ओर देखा। उसके सामने उसके इरादे साफ थे। सोंग याओयाओ ने हल्के से सिर हिलाया और धीमी आवाज़ में कहा, गे, मैं गलत थी, लेकिन मैं इसे फिर से करूँगा। हुओ युंग ने उसकी तरफ देखा और अपनी हंसी रोक ली। वह जानता था कि वह क्या सोच रही है। उसने अपना हाथ उसके सिर पर रखा और उसे सहलाया। क्या तुम्हें पता है तुम कैसी दिखती हो? वह बुदबुदाया। सोंग याओयाओ की आंखें चमक उठीं। उसने उसकी हथेली पर हाथ फेरा और इठलाते हुए पूछा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो बिगड़ा हुआ और घमंडी है? हुओ युंग ने उस लड़की को, जो उसकी त्वचा पर आसक्त लग रही थी, अपने शरीर से अलग किया और उसे सोफे पर लिटा दिया। फिर वह खड़ा हो गया। एक क्षण में ही उन्होंने अपना स्थान बदल लिया। उसने अपनी पीठ थोड़ी सी झुकाई और सोंग याओयाओ की आंखों में देखा। उसके होंठ मुड़े हुए थे। जब सोंग याओयाओ को बेचैनी महसूस हो रही थी तो उन्होंने कहा, लेकिन यह ऐसी चीज़ है जिसका मैं अनुमोदन करता हूँ। उसकी आवाज़ धीमी और आकर्षक थी, उसकी आंखें पानी की तरह कोमल थीं। वह हास्यास्पद रूप से लाड प्यार में डूबा हुआ था, उसे प्यार से चिढ़ा रहा था। बहुत खूब। सोंग याओयाओ का दिमाग आतिशबाजी से भरने से पहले खाली हो गया। वह बहुत खुश थी। क्या तुम मुझे माफ़ करोगे, गे? एक शर्त पर। हुओ युंग ने अचानक उसके गालों को दबाया। मुझसे दोबारा झूठ मत बोलना। उसके कोमल स्वर और स्नेह भरी निगाहों ने सोंग याओयाओ की आंखें लाल कर दीं। उसे अपने पिछले जन्म के भाई की याद आ गई। वह भी इसी तरह उस पर बिना शर्त प्यार करता था। लेकिन हुओ युंग में कुछ अलग बात थी। सोंग वेंचुआन की दयालुता की तुलना में भी उनमें कुछ अलग था। संक्षेप में, यही अंतर उनकी सबसे खास बात थी। मैं समझता हूँ। सोंग याओयाओ ने 3 उंगलियां उठाई मानो कसम खा रही हो। मैं गेगे से फिर कभी झूठ नहीं बोलूंगी। सच में। हुओ युंग मुस्कुराया और खड़ा हो गया। जाओ अपना चेहरा धो लो, छोटी टैबी बिल्ली। उसके लिए किसी को चिढ़ाना दुर्लभ था। वह आमतौर पर ठंडा और गंभीर रहता था।
ओह, सोंग याओयाओ ने अपना चेहरा ढक लिया और बाथरूम की ओर भागी। जैसे ही उसने आईने में देखा, वह अपना होश खो बैठी। वो कौन बेवकूफ़ था जिसके चेहरे पर इतना सूखा खून लगा था और जो उसे आईने में घूर रहा था। वो तो पहले भी अपने गेगे के सामने क्यूट बन रही थी। गनीमत थी कि वो सच में उसके झांसे में आ गया, वरना तो वह पूरी तरह से अपमानित हो जाती। मूर्ख बच्चा। बाथरूम से आती चीखें सुनकर हो यूंके ने सिर हिलाया। उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़े और वह कमरे से बाहर चला गया। महोदय, अंकल झांग ने उसे देखते ही तुरंत पास आकर बंद बेडरूम के दरवाजे पर नजर डाली और पूछा, मिस सॉन्ग कैसी हैं? हो यूंके शांत था, ऊर्जावान और जीवंत। वह इससे बेहतर नहीं हो सकती। यदि दीवारें ध्वनिरोधी न होती तो शायद वे बाथरूम से आती उसकी आहें और कराहें सुन पाते। वाह, अच्छा हुआ, अंकल झांग ने राहत की सांस ली। युवा लोग वाकई ऊर्जा से भरपूर होते हैं। इतना खून बहने के बाद उसे कुछ ऊर्जा मिलनी चाहिए। जैसे ही उन्होंने हो यूंके के शरीर पर खून के धब्बे देखे, अंकल झांग का दिल दुखने लगा। लड़की बहुत छोटी थी, उसके शरीर में कितना खून होगा। इतना खून बहने के बाद उसे पूरा करने के लिए उसे कितना खाना चाहिए होगा। ओह, ये सही है, सर। हो यूंके को सारे नाटक के बाद स्नान करने की ज़रूरत थी, लेकिन अंकल झांग को हो निंगशी के बारे में कुछ याद आया और उन्होंने चेतावनी देने का फैसला किया। लगता है यंग मास्टर मिस सॉन्ग में रुचि रखते हैं। बिना रुके हो यूंके ने शांति से कहा, उसे जाने दो। वह बच्चा नहीं था। ऐसा नहीं था कि वह नखरे दिखाकर अपनी मनचाही बात मनवा सकता था। लेकिन सिर्फ इसलिए कि हो यूंके ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, इसका मतलब यह नहीं था कि वह उदासीन था। कम से कम अंकल झांग को तो समझ आ गया। मास्टर को युवा मास्टर की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। कितनी शर्म की बात है। मास्टर से मुकाबला करने का नतीजा सिर्फ नुकसान ही होगा। युवा गलतियां कर सकते हैं, लेकिन हर किसी को उन्हें सुधारने का मौका नहीं मिलता। अगर कोई खोया हुआ वापस पाना चाहता है तो किस्मत जरूरी है। अत्यंत भाग्यशाली। हो निंगशी का गुस्सा उसे एक सच्चे परिपक्व व्यक्ति से अतुलनीय बनाता है। अगला दिन शनिवार था। खिड़की के बाहर सफ़ेद रंग का समुद्र था। अस्पताल में बहुत भीड़ थी। एक सबसे आलीशान कमरे में कुछ डॉक्टर एल्डरशेन की हालत पर चर्चा कर रहे थे। क्या आपको कहीं भी अस्वस्थता महसूस हो रही है? आपकी सूजन कम हो गई है। आपके कुछ चोट के निशान भी फीके पड़ गए हैं और आप अधिक ऊर्जावान लग रहे हैं। जांच रिपोर्ट कहाँ है? क्या तुमने देखी है? हाँ, लेकिन ये सबसे अजीब बात थी। पहले तो अस्पताल में एल्डरशेन का सारा इलाज उन्हें बस यूं ही लटकाए रखने के लिए काफ़ी था। लेकिन आज जब जांच रिपोर्ट आई तो डॉक्टर हैरान रह गए। ऐसा इसलिए नहीं था कि बीमारी बिगड़ गई थी, ऐसा होना सामान्य बात थी। असामान्य बात यह थी कि एल्डरशेन का स्वास्थ्य वास्तव में सुधर रहा था। हालांकि इसमें थोड़ा सा ही सुधार हुआ था, लेकिन वह बहुत अधिक ऊर्जावान लग रहा था। क्या उसका सामना किसी देवता से हुआ था?